रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमारे जाउची को इस सिटी के बारे में पता चलता है कि सिटी का नाम डीमन इंपीरियल सिटी है। तो जाउची को शक पड़ता है कहीं ये वही वो डीमन इल्यूजनरी राम तो नहीं है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने उसे बताया था। हो सकता है कि हमारा जाउची इस वक्त उसी कॉन्टिनेंट के ऊपर हो जहाँ पर उसके पेरेंट्स और उसकी रॉयल फैमिली रहती है। जाउची उस बंदे को उसके पैसे देता है और उसका खड़ा हो जाता है और कहता है चलो आगे चल के देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं मैं वाकई में डीमन इल्यूजनरी राम में तो नहीं हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरी फैमिली मिल जाए। हमारा जाउची चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। जंगल के अंदर वो जा रहा होता है तो उसी वक्त उसे सामने से आवाज आती है। मोली उसे कहती है लगता है कि सामने से कुछ आवाज आ रही है। हमारा जाउची खुश होकर उसे कहता है क्या मुझे वहाँ से कोई खजाना मिलेगा? मुझे खजाना मिलेगा तभी मैं वहाँ पर जाऊंगा। उसे कहती है तुम जाकर खुद ही क्यों नहीं चेक कर लेते, जाओ जाकर खुद ही देख लो। तो जाउची बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ उस तरफ आगे बढ़ता और कहता है हाँ क्यों नहीं, खजाना लेने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा। वो भागता हुआ वहाँ सामने जाता है। जैसे हमारा जाउची वहाँ पर पहुंचता है जहाँ से उसे आवाज आती है, वो जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हाफ एल्फ होती है और हाफ ह्यूमन होती है और उसके साथ एक लड़का होता है। लड़की को देखकर कहता है क्या ये वाकई में एक फेरी है, जैसा कि कहानियों में सुना था। इस लड़की और लड़के के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं वो सभी के सभी लोग टायरेंट लेवल के मास्टर्स हैं। हमने जो लड़का होता है उसका नाम युनजाओ होता है, जो लड़की होती है उसका नाम नंबर 7 होता है। तो युनजाओ कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हो, किसके पीछे और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? तो 7 प्रिंसेस उन लोगों से कहती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग हमें इस बारे में बताती हो कि तुम लोग कौन हो और क्यों यहाँ पर आए हो। मैंने मैसेज भिजवा दिया है, बहुत ही जल्दी मेरे फादर और मेरा ब्रदर यहाँ पर आते होंगे, फिर हमारी फैमिली का कोई एल्डर यहाँ पर पहुंच जाएगा और उनके यहाँ पर आते ही देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वैसे कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तो वो सभी गुंडे आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वक्त बताएगा कि तुम्हारा मैसेज वहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हारा एल्डर ब्रदर या फिर तुम्हारा फादर यहाँ पर टाइम पर पहुंच पाएगा या नहीं, या फिर उससे पहले हम तुम दोनों को मार डालेंगे। गुंडों का बॉस उनसे कहता है इस लड़के की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कचरा है, इसको मार डालो और इस लड़की को किडनैप कर लो, हमें सिर्फ ये लड़की चाहिए, इसे लेकर निकलते हैं। वो सभी लोग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि हमारा जाउची पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है इस सबसे मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है, मैं कौन सा इस जगह का हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुंडे हैं वो सारे के सारे टायरेंट लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा स्काई परफॉर्म ग्राम का एक्सपर्ट हूँ, मैं वैसे भी वहाँ पर क्या कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इन सभी को यहाँ पर ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जाउची जैसे वहाँ से जा रहा होता है वो लड़की कहती है ब्रदर जून चलो जल्दी करो, वो तो हमारे तक पहुंचने वाले हैं, हमें इनसे फाइट करना होगी। जुन जाओ से कहता है प्रिंसेस 7 तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो अगर यहाँ पर तुम मरोगी तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। हमारा जाउची जैसे वहाँ पर सुनता है कि उस लड़की ने उसे ब्रदर जुन कहा है तो जाउची को अपनी जैसी इमोशनल अटैचमेंट फील होती है। जाउची कहता है उस लड़के का नाम जुन है तो मेरा नाम भी जुन है, लगता है कि हम दोनों का कोई फैमिली कनेक्शन है, नाम ही बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब मुझे अपने नाम की खातिर इन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, ताकि वो दोनों लड़का लड़की अपने आप को उन सभी गुंडों के सामने बचा नहीं पाएंगे। तो इस ब्रदर जुन को वहाँ पर जाना पड़ेगा उन दोनों को बचाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो जुन फैमिली का लड़का वो मेरी फैमिली का कोई रिलेटिव हो। हमारा जाउची बड़ी स्पीड के साथ उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। जाउची उन सभी को एक एक हिट लगाते हुए नीचे गिरा देता है और उनसे कहता है सभी लोग टायरेंट लेवल के मास्टर्स हो लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है और तुम सभी लोग यहाँ पर किडनैपिंग करने के लिए चले आए हो। प्रिंसेस और ब्रदर युनजाओ दोनों की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये बंदा तो एक एक्सपर्ट है। जाउची कहता है क्या वाकई में मैं एक एक्सपर्ट हूँ। साथ ही हमारा जाउची लड़की को इंप्रेस करने के लिए वहाँ पर शो ऑफ करना स्टार्ट करता है, हालांकि ये इसकी आगे जाकर भाभी बनने वाली है। गुंडों का जो मेन बॉस होता है जिसने सर पे टोपी पहनी हुई है जाउची से कहता है लड़के क्या तुम मरना चाहते हो? जाउची ने जिन 2 गुंडों के ऊपर अटैक किया था उनमें से एक उड़ता कहता है ये लड़का तो स्काई परफॉर्म राउंड के पीक पर है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ हम लोगों से बहुत ज्यादा कम है, इसने हमारे पास स्नीक अटैक करके हमें नीचे गिरा दिया होगा। जाउची से कहते हैं लड़के तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे पास स्नीक अटैक किया है, अब देखना मैं तुम्हारी कैसे टांगे तोड़ता हूँ। ठीक कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मेरी टांगे तोड़ सकते हो, चलो फिर आ जाओ और तोड़कर दिखाओ। जाउची कहता है चलो तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ, आज मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों को यूज करने वाला हूँ, मैं भी तो देखूं कि टायरेंट लेवल के मास्टर्स आए कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने लेवल अप करने के बाद अपनी पावर्स को प्रैक्टिस नहीं किया। गुंडों का मेन बॉस जाउची से कहता है छोटे से स्काई परफॉर्म ग्राम के एक्सपर्ट क्या तुम्हें वाकई में लगता है हम सभी टायरेंट लेवल के मास्टर्स का मुकाबला कर सकते हो? अपनी हिम्मत की तो वाकई में दाद देनी पड़ेगी। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जाउची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाउची भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाउची यहाँ पर अपनी फीनिक्स फ्लेम को यूज करता है, दूसरी तरफ से वो मास्टर अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। दोनों की पावर्स यहाँ पर आपस में टकराती है, एक जबरदस्त धमाका होता है। वो मास्टर जाउची से कहता है टायरेंट लेवल का मास्टर हूँ, तुम्हारी ये थोड़ी सी फ्लेम जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ये तो मुझे सिर्फ गुदगुदी करेगी और इसके अलावा क्या कर सकती है, लेकिन जैसी वो फ्लेम उसके करीब पहुंचती है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो टायरेंट लेवल का मास्टर भी उस फायर पावर को रोक नहीं पाता, वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। वो भी इस बात से बहुत हैरान होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। युनजाओ कहता है ये लड़का स्काई परफॉर्म ग्राम के पीक पर है कि ये टायरेंट लेवल के मास्टर के साथ कैसे फाइट कर सकता है। प्रिंसेस भी कहती है आज एक्सपर्ट कहाँ से आया होगा, इतनी लो स्ट्रेंथ के साथ एक हाई स्ट्रेंथ वाले बंदे से फाइट कैसे कर सकता है। मास्टर पीछे गिरने के बाद फिर से उठता है और कहता है कि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है लेकिन फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, अब मुझे भी यहाँ पर होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम मरने वाले हो। और वो अपनी तलवार को निकालने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा शानदार और जानदार होती है। हमारा जाउची कहता है चलो देखते हैं क्या है तुम्हारे पास कितनी फुल स्ट्रेंथ है, मैं भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। तो हमारा जाउची भी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, जबकि वो गुंडा बॉस अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्पेशल स्लैश लगाता है जिसका नाम थंडर स्लैश होता है। जाउची के पास फिलहाल कोई भी तलवार नहीं है, वो सामने की तरफ आगे बढ़ता है और अपने हाथ को एक तलवार की तरह यूज करता है। हमारा जाउची जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है और अपने बाजू को ही अपनी तलवार की तरह यूज करते हुए उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ इस स्ट्राइक के साथ मुझे रोक पाओगे? वो ऊपर वाली साइड से अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्ट्राइक लगाता है और उसी स्ट्राइक के साथ वहाँ पर फ्लेम्स का एक बड़ा सा बवंडर बनता है। वहाँ पर वो दोनों स्ट्राइक्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस बार का धमाका पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा होता है। 7th प्रिंसेस और युनजाओ दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि सीनियर के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा कि वो गुंडे भी अपने
बॉस की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या उनका बॉस ठीक है या नहीं। सभी लोग देखकर कह रहे होते हैं क्या है ये दोनों बंदे यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल बैटल कैसे कर सकते हैं। इनमें से एक तो स्काई पर फाउंड राम का एक्सपर्ट है, धमाके की वजह से वहाँ पर बॉस का प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जुनजाओ कहता है हालांकि इन दोनों की फाइट के अंदर हम लोग शामिल नहीं है, हम लोग दूर खड़े हैं, फिर भी इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि हमारी बोन्स तक अंदर तक हिल गई हैं। ऊपर से धमाके का इफेक्ट खत्म होने के बाद ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त और धमाका होता है। वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। जैसे वो दोनों ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पर फिर से एक शॉक वेव निकलती है और इस बार की शॉक वेव पहले से भी ज्यादा पावरफुल होती है। जुनजाओ जल्दी से अपनी कीकी के सामने खड़ा हो जाता है, यानी सेवंथ प्रिंसेस के सामने। वो प्यार से उसे कीकी कहता है, अपनी बॉडी के साथ कीकी बॉडी को वहाँ पर कवर करता है ताकि शॉक वेव उसे हिट ना करे। शॉक वेव के गुजर जाने के बाद दिखाते हैं कि जुनजाओ काफी ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। कीकी उसके लिए बैठी वहाँ पर रो रही होती है। जुनजाओ प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस कीकी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, जब तक मैं जहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धमाके का इफेक्ट हटने के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़ा बन चुका होता है। जुनजाओ कहता है यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल धमाका हुआ था, हालांकि मैं भी बहुत ही जल्दी टायरेंट लेवल पर प्रमोट होने वाला हूँ। अगर मैं भी वहाँ पर इस धमाके के साथ इफेक्टेड होता तो मैं भी नहीं बच पाता, मैं भी मर जाता। सेवंथ प्रिंसेस कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हमारा बेनिफैक्टर जिसने हमारी जान बचाई वो यहाँ पर मर चुका है। इस वक्त उस बड़े से गड्ढे के अंदर से हमारा जाउची फायरबॉल में कवर होकर बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ बाहर निकलता है और हवा में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है टायरेंट लेवल का मास्टर तो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसको मारना तो बहुत ही आसान था। जबकि बाकी के सभी गुंडे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो बिल्कुल सही सलामत है। वो लोग जल्दी से भागते हुए गड्ढे के क्लिफ के ऊपर आते हैं और नीचे जाकर देखते हैं तो उनका बिग बॉस वहीं पर नीचे गिरा पड़ा होता है और वो मर चुका होता है। जुनजाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटे से स्काई पर फाउंड राम के कल्टीवेटर ने टायरेंट लेवल की 5th लेवल के मास्टर को आसानी से मार दिया। सेवंथ प्रिंसेस भी कहती है क्या मैं जहाँ पर गलत देख रही हूँ, स्काई पर फाउंड राम का कल्टीवेटर एक टायरेंट लेवल के मास्टर को कैसे मार सकता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। यहाँ पर उस बिग बॉस का छोटा भाई भी होता है, वो हमारे जाउची से कहता है अपने भाई की मौत का बदला लूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। के साथियों से कहता है चलो फाइट करते हैं, जबकि हमारा जाउची से कहता है जरा अपने पीछे तो देख लो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझसे फाइट कर पाओगे। तो वो गुंडा जैसे पीछे की तरफ देखता है तो उसके सारे साथी वहाँ से भाग रहे होते हैं और भागते हुए कह रहे होते हैं ये कोई लड़का नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर है जो कि स्काई पर फाउंड राम का एक्सपर्ट है, हमारे टायरेंट लेवल के मास्टर को भी मार दिया है। अगर हम लोग इसके साथ फाइट करेंगे तो ये हमें भी मार डालेगा। सभी को वहाँ से भागता हुआ देखकर वो लड़का भी अपनी तलवार फेंक देता और कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, इस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि हर साल मैं यहाँ पर तुम्हारी कबर के ऊपर अगरबत्तियां जलाने के लिए जरूर आऊंगा। वो लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। सेवंथ प्रिंसेस और जुनजाओ सोच रहे होते हैं ये तो बहुत बड़े डरपोक निकले, देखो जरा कैसे यहाँ से डरकर भाग रहे हैं। जाउची उन दोनों के सामने उतरता है और उनसे कहता है चलो ठीक है आप दोनों यहाँ से भाग जाओ, वैसे मैं भी डीमन इंपीरियल सिटी की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों वहाँ पर जा रहे हो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो जुनजाओ कहता है क्या तुम वाकई में डीमन इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे हो। वो उसे कहता है बेनिफैक्टर मुझे लगता है कि तुम पहली बार डीमन इंपीरियल सिटी में आए हो, अगर वाकई में तुम पहली बार आए हो तो क्यों ना तुम मेरी जुन फैमिली में चलो, तुम मेरे जुन फैमिली हाउस में जाकर रह सकते हो। तुमने जहाँ पर हमारी जान बचाकर हमारे पर एक एहसान किया है, इस एहसान का बदला मैं इसी तरह चुका सकता हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। जाउची कहता है इस बंदे का नाम जुनजाओ है, ऊपर से ये बंदा डीमन इंपीरियल फैमिली में रहता है। अगर जो वाकई में इंपीरियल डीमन फैमिली वही फैमिली है कि मेरी फैमिली है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़का मेरा रिश्तेदार हो सकता है कि ये मेरा कोई कजन हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 145 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची अपने दोनों नए दोस्तों की जान बचा लेता है और वो सारे टायरेंट लेवल के मास्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद जुनजाओ हमारे जाउची से कहता है ब्रदर जाउची तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हमारे इंपीरियल कैपिटल सिटी में पहली बार आए, क्यों ना तुम इंपीरियल कैपिटल सिटी में मेरी फैमिली के घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर तुम रुक सकते हो। जाउची उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। जाउची कहता है इसने इसको इंपीरियल डेमन सिटी कहा है, मुझे लगता है कि ये वही इल्यूशनरी डीमन राम है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने मुझसे बात की थी और मुझे लगता है कि ये मेरी फैमिली का हिस्सा है क्योंकि इस लड़के के नाम के साथ जुन का नाम लगा हुआ है। जाउची जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जुनजाओ है, यानी कि तुम जुन फैमिली से हो। जुनजाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है हाँ ये बात सच है कि मैं जुन फैमिली से हूँ। जाउची उसे कहता है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम जुन फैमिली में पैदा हुए हो और तुम्हारी जुन फैमिली क्योंकि यहाँ के 12 गार्डियन फैमिलीज की हेड है। हम लोग इस वक्त इल्यूशनरी डीमन राम में हैं। तो जुनजाओ से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात तो वाकई में सच है कि मैं जुन फैमिली से हूँ जो कि 12 फैमिलीज की हेड है। लेकिन ब्रदर तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे और जुन फैमिली के दरमियान में कोई झगड़ा चल रहा है। साथ ही सेवंथ प्रिंस जल्दी से अपने हाथ में अपना तीर पकड़ती है और उसे अपनी कमान में लोड कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर इन दोनों में यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ लड़का जुनजाओ के ऊपर अटैक कर सकता है। वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर रेडी रहना चाहिए इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए। जाउची अभी उसे जवाब भी देने लगता है कि उसी वक्त सेवंथ प्रिंसेस का भाई वहाँ पर आ जाता है। वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर आता है और जाउची के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाउची जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। तो ये लड़का सेवंथ प्रिंसेस का फर्स्ट ब्रदर होता है तो इसका नाम भी फर्स्ट ही होता है। तो फर्स्ट वहाँ पर आने के बाद कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक स्काई पर फाउंड राम के पीक पर होने वाले बंदे, तुमने जहाँ पर मेरी फैमिली को हाईजैक करने की कोशिश की है। हालांकि मैं इस लड़के जुनजाओ को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मेरी बहन भी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों को यहाँ पर किडनैप करने की या फिर इनके ऊपर अटैक करने की। जाउची उसकी पावर को महसूस करता है और कहता है ये नया बंदा जो यहाँ पर अपीयर हुआ है ये तो टायरेंट लेवल के 8th लेवल पर है। फर्स्ट प्रिंस जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी पाम को साइज में बड़ा करता है और जाउची के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो। हमारा जाउची भी सामने की तरफ से अपनी फिनिक्स फायर को रिलीज करता है। वो दोनों वहाँ पर अपने अपने अटैक्स को टकराते हैं तो एक जबरदस्त फायर पावर निकलती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उन दोनों के धमाके से नीचे का काफी सारा ग्राउंड टूट जाता है और एक बहुत बड़ा गड़ा बन जाता है। फर्स्ट प्रिंस भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही वो सोच रहा था आखिर इस लड़के का ओरिजिन बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी राम से यहाँ पर आया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्काई पर फाउंड राम के पीक पर है, फिर जो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है जो कि मैं टायरेंट
टायरेंट लेवल के 8th लेवल पर हूँ। ऊपर से इस लड़के की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं दिखाई देती, ये तो अभी बहुत ज्यादा यंग है। क्योंकि हमारा जाउची सोच रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो वाकई में टायरेंट राम के 8th लेवल पर होने के काबिल है। फर्स्ट प्रिंस पीछे हटने के बाद हमारे जाउची से कहता है मैं काफी लंबे अरसे से किसी ऐसे इंसानी बच्चे से नहीं मिला जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जो मेरा मुकाबला कर सके। तो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है। चलो जहाँ पर हम दोनों एक बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। ऐसी वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुनची के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त वो लड़की यानी कि 7th प्रिंसेस भागती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है ब्रदर रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? हमारी फैमिली वाले इतने भी बेशर्म नहीं है कि जिस बंदे ने हमारी जान बचाई हो हम लोग उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे। ये हमारा बेनिफैक्टर है, इसी ने तो उन टायरेंट लेवल के मास्टर्स को मारकर यहाँ से भगा दिया और हमारी जान बचाई और ऊपर से तुम इसी लड़के के ऊपर अटैक कर रहे हो। ये तुम कैसे कर सकते हो? अपनी बहन को यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। चलो अब जल्दी से नीचे उतर आओ। फर्स्ट प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में इसने तुम लोगों की जान बचाई है? और वो सारे टायरेंट लेवल के मास्टर जो तुम पर अटैक कर रहे थे वो यहाँ से डर कर भाग गए हैं। तो कहती है हाँ ऐसी ही बात है, तो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें इस लड़के पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ब्रदर भी नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद वो जुनची से कहता है लिटिल ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुमने इनकी जान बचाई है। मैं तुम्हें जहाँ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मुझे लगा शायद तुम इन दोनों के ऊपर अटैक कर रहे थे। साथ ही वो जुनची से कहता है वैसे भी एक बात है कि अगर आप लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे से फाइट करना चाहिए। एक दूसरे के साथ कुछ पॉइंटर्स को एक्सचेंज करने से आपको पता चलता है कि आप दोनों एक अच्छे भाई बन सकते हैं या नहीं। मेरी बहन की जान बचाई है, इसी वजह से एम्परर हीवन का ये वाला बेटा जिसका नाम फर्स्ट प्रिंस है ये फ्यूचर में तुम्हारा दोस्त बन सकता है। जाउची उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। जाउची कहता है इसने जहाँ पर अपने फादर को हीवन का नाम दिया और जहाँ पर अपने आप को ये फर्स्ट प्रिंस कह रहा है तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है जो इन्होंने अपने नाम भी इस तरह के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट प्रिंस जुनची के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुम्हें इस तरह मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला नाम मुझे मेरे फादर ने दिया था और मैं इसी नाम के साथ ही इस दुनिया को डोमिनेट करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनूंगा और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगा। जाउची से कहता है अच्छा ठीक है, तुम एक बहुत ही अच्छे और तुम्हारा नाम भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुम इस नाम के साथ बहुत तरक्की करोगे। जाउची कहता है और अगर मेरा गैस वाकई में करेक्ट है तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन का नाम 7th प्रिंसेस होगा, तुम बार बार इसे 7th प्रिंसेस ही कह रहे हो। फर्स्ट प्रिंस कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, इसका नाम भी नंबर 7 है। प्रिंसेस ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और चिल्लाकर अपने भाई से कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, किसी के सामने तो ऐसा मत कहो कि मेरा नाम 7th प्रिंसेस है, तुम मुझे 7th सिस्टर भी कह सकते हो। वो दोनों भाई बहन वहीं पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं जबकि जाउची उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जाउची आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई से कहता है जुन जाओ, लगता है कि बहुत ही जल्दी दोबारा तुम्हारे पर कोई अटैक कर सकता है, इसी वजह से तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि तुम अपने साथ साथ इस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर सको। जाओ से कहता है ठीक है ब्रदर मैं ऐसा जरूर करूंगा। फर्स्ट प्रिंस हमारे जाउची से कहता है ब्रदर जुन कि तुम डीमन इंपीरियल सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझसे हेल्प ले सकते हो क्योंकि हमारी फैमिली काफी ज्यादा छोटी फैमिली है लेकिन अभी भी हमारी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग जुन फैमिली में काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जाउची कहता है अब तो मुझे और भी ज्यादा कंफर्म हो गया है कि यही वो डीमन इल्यूजनरी राम है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडपा ने बताया था और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ। इसी वजह से मेरा हार्ट बहुत ही तेजी के साथ पैल्पेट कर रहा है, तो अपनी धड़कन को स्टॉप भी नहीं कर पा रहा जैसे जैसे मैं अपने डीमन इंपीरियल सिटी के बारे में सुन रहा हूँ। तो जाउची फर्स्ट प्रिंस से कहता है फर्स्ट प्रिंस मुझे ये बताओ क्या तुमने जिंदगी में कभी स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? ऐसी माना जाउची स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट का नाम लेता है वो सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं दोबारा कभी भी जहाँ पर स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट का नाम मत लेना, पर इस तरह स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट का नाम लेना मना है, खासतौर पर इंपीरियल सिटी में एक टैबू माना जाता है। वहाँ पर जो 12 गार्डियन क्लैंस हैं और इसके साथ साथ हमारे एम्परर हैं वो सभी लोग स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कि हमारा डीमन किंग और उसके साथ साथ हमारा छोटा डीमन किंग ये दोनों ही परफॉर्म कॉन्टिनेंट में गए थे और वहाँ पर स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट के कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स ने उनको मार डाला। यहाँ तक कि हमारे मास्टर डीमन किंग हमें उनके बारे में भी कुछ भी नहीं पता, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होंगे। जाउची आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई से कहता है क्योंकि तुम जुन फैमिली से हो तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी जुन फैमिली का हेड कौन है? क्या तुम्हारी जुन फैमिली के हेड का नाम युन किंग होंग है? उसकी वाइफ का नाम मू यूरो है। हाथीमाना जाउची सोच रहा होता है अगर इसने कहा कि वाकई में वही दोनों फैमिली के हेड है तो इसका मतलब वो मेरे मदर एंड फादर है, तो मैं उनको लाजमी तौर पर देख पाऊंगा। तो जुन जाउची से कहता है हाँ बिग ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे पता? युन किंग होंग और मू यूरो ये दोनों तो मेरे पेरेंट्स हैं, क्या तुम दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन है? तो फर्स्ट प्रिंस जाउची से कहता है ब्रदर ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारा युन फैमिली के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं मैंने जहाँ पर तुम्हें अपना भाई तो कह दिया है लेकिन अगर वाकई में तुम्हारा उनके साथ कोई झगड़ा है तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। जुन फैमिली के साथ झगड़ा होने का मतलब यह है कि हमारे साथ झगड़ा होना, मैं भी जहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा। वैसे भी तुम जुन फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकते, हालांकि जुन फैमिली पिछले कई सौ साल से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है लेकिन फिर भी तुम अकेले जुन फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनसे कहता है तुम सभी लोग तो कुछ गलत ही समझ रहे हो, मेरा जुन फैमिली के साथ ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं है, मैं तो इन लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली जुन कैंग हाई पुराने डीमन किंग थे, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद अब जो नए डीमन किंग बने हैं जुन किंग होंग मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम लोगों से इतने ज्यादा सवाल पूछ रहा हूँ। जुन कहता है मैं ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवियर और जुन फैमिली के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और तुम लोग जहाँ पर आपस में झगड़ना शुरू कर दो तो मैं बहुत ही गलत सिचुएशन में पड़ जाता है। क्या मुझे क्या करना है? क्या मुझे तुम्हारा साथ देना है या अपनी फैमिली का साथ देना है? तो मैं अपने ब्रदर जुन को अपने साथ लेकर अपनी फैमिली में जा सकता हूँ, तुम कुछ दिनों तक वहीं पर रुकना, फिर तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। फादर तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, मेरे फादर वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है। बस प्लीज जाउची से कहता है ब्रदर अभी तुम्हें जुन फैमिली में वापस जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम मेरे साथ मेरे सिटी चलो, मैं तुम्हें पहले अपना सिटी दिखाता हूँ, वहाँ से तुम वापस जा सकते हो। जाउची कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर पहले तुम्हारे सिटी चलते हैं और वो सभी लोग बड़ी स्पीड से उठते हुए उनके सिटी की तरफ चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन डीमन इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है, तो ये सभी लोग डीमन इंपीरियल सिटी के बाहर पहुंचते हैं, सभी लोग डीमन इंपीरियल सिटी के बाहर लैंड करते हैं। फर्स्ट ब्रदर जाउची से कहता है हमारा डीमन इंपीरियल सिटी है, जाउची उसे देखकर कहता है ये तो बहुत बड़ा है, ये तो डिवाइन फीनिक्स सिटी के डबल साइज के बराबर होगा। तो जाउची फर्स्ट प्रिंस से कहता है ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी और मुझे यहाँ तक अपने सिटी के बाहर तक लेकर आए। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त उनके फादर भी अंदर से बाहर आ जाते हैं। जाउची ऊपर की तरफ
देखता कहता है अब ये पावरफुल बंदा कौन है। वो वहाँ पर एक जबरदस्त लैंडिंग करते हैं, साथ ही वो शायद क्रो के पंखों को यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके पंख भी होते हैं एनर्जी से बने होते हैं। फादर वहाँ पर आने के बाद कहते हैं कौन है जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की है। साउची उसकी तरफ देखते ही बहुत हैरान होता है, कहता है क्या ये सिटी का एम्परर है। मोली साउची से कहती है हाँ ये बंदा इस सिटी का एम्परर ही लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, मास्टर एंशिएंट ब्लू से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे कहता है क्या वाकई में ये मास्टर एंशिएंट ब्लू से भी ज्यादा पावरफुल है। मास्टर एंशिएंट ब्लू ने डिवाइन फीनिक्स सिटी में अपनी पावर को शो करवाया था तो सभी लोग बहुत डर गए थे क्योंकि वो मोनार्च लेवल पर था। इसी वजह से मतलब तो ये हुआ कि ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो इस अंकल का नाम हीवंस है। तो अंकल हीवन आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि मुझे बताओ कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो। कि अपने फादर से कहती है हाँ फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ब्रदर को मैसेज भेजा था और फर्स्ट ब्रदर मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आ भी गए, आपको खुद यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। फादर उसे कहते हैं मुझे इस लड़के के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है, ये लड़का जुनजाओ ये तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाना चाहता था और ये तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझे पर्सनली यहाँ पर आना पड़ा। जुनजाओ उनसे कहता है अंकल हीवन मैं आपको ग्रीट करता हूँ। अंकल हीवन उसे कहते हैं बकवास बंद करो, देखो तो सही तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, मेरी बेटी को खतरे में डाल दिया और यहाँ पर तुम फिर भी मुझसे बात कर रहे हो। अगर आज मेरी बेटी को यहाँ पर कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जुन फैमिली को बर्बाद कर देता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 146 का एंड करेंगे। यहाँ पर सीन ये है कि जुनजाओ इस लड़की को पसंद करता है लेकिन इसके फादर जुनजाओ को पसंद नहीं करते। इस एपिसोड में देखेंगे कैसे जाओची इन दोनों की मदद करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 147 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फर्स्ट प्रिंस जाओची को अपने साथ लेकर अपने पैलेस के बाहर आता है। वो उसे कहता है पहले हमारे पैलेस के बाहर चलते हैं। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उसी वक्त उनके एम्परर यानी कि उनके फादर भी वहां पर आ जाते हैं। अंकल हीवन जैसे वहां पर आते हैं जुनजाओ उन्हें ग्रीट करता है लेकिन अंकल हीवन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं बेकार लड़के ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, फिर भी तुम इसे यहाँ से भगाकर लेकर जा रहे थे। जुनजाओ आगे से उन्हें कोई जवाब देने लगता है तो उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर डीमन किंग की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता होता, डीमन किंग मेरा अच्छा दोस्त नहीं होता तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी के करीब भी खड़ा नहीं होने देता। ये सिर्फ डीमन किंग की वजह से है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहते हैं एक और बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के करीब भी दिखाई दिए तो फिर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इस वक्त उनकी बेटी सेवंथ प्रिंसेस भागती हुई जुनजाओ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है डैड आप इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये सब कुछ इसकी वजह से नहीं हुआ, मैं खुद ही से मिलने के लिए वहाँ पर गई थी। वहाँ पर हमारे पर जितने भी लोगों ने अटैक किया था वो सभी के सभी लोग ब्रदर जुन के लिए वहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि वो तो मुझे पकड़ने के लिए वहाँ पर आए थे। वो मेरे पर अटैक कर रहे थे और मुझे किडनैप करना चाहते थे। जुन ने तो वहाँ पर मेरी जान बचाई है, जहाँ तक इसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। फादर उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इस लड़के के लिए कवर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने उस वॉइस मैसेज को सुन लिया था जो इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा था। इस लड़के ने तुम्हें बाहर मिलने के लिए बुलाया था, तुम दोनों यहाँ से मील दूर जाकर जंगल में मिलने वाले थे। तो तुम्हारे भाई ने मुझे आकर इस वॉइस मैसेज के बारे में बताया, मैं तब से तुम्हारे पर गुस्सा हूँ, तुम दोनों यहाँ पर कौन सा चक्कर चला रहे हो। सेवंथ प्रिंसेस अपने डैड की बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और कहती है डैड क्या वाकई में सभी को इस बारे में पता चल गया है कि इस लड़के ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। फिर साथ ही वो फिर से कहती है जो भी हो ये मेरे ब्रदर जुन का मसला नहीं है, उसने ये सब कुछ नहीं किया, आपको इसे छोड़ना होगा। जबकि उसके फादर भी आगे से काफी उदास हो जाती है और कहते हैं ये क्या तुम तो वाकई में बिल्कुल किसी बात को मानने को तैयार नहीं हो, तुम तो इसके प्यार में पागल हो चुकी हो। पता नहीं हम दोनों में से बड़ा कौन है। जहाँ पर जाओची तो अपने इसी भाई को बड़ा भाई कह रहा है। जाओची कहता है तो मुझे अपने एल्डर ब्रदर की मदद करनी पड़ेगी, ना कि इस बेचारे को लड़कियां पटाने के बारे में अभी इतना कुछ नहीं पता। जाओची आगे बढ़ता और अंकल हीवन से कहता है सीनियर मेरा नाम जुनची है। अंकल हीवन उसे कहते हैं तुम कौन हो और कहाँ से यहाँ पर आए हो। फर्स्ट प्रिंस आगे बढ़ता है जुनची के बारे में बताता है। वो अपने डैड से कहता है डैड ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये स्काई परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसने वहाँ पर एम्परर परफॉर्म राउंड के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अकेले ही हरा दिया। यहाँ पर ट्रांसलेशन की शायद ये मिस्टेक है। लास्ट टाइम मैंने टायरेंट लेवल के मास्टर्स कहा था जो लोग इनको किडनैप करने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि वो सभी लोग टायरेंट लेवल पर नहीं थे क्योंकि टायरेंट लेवल पर पहुंच पाना इतना भी आसान नहीं है, वो सभी एम्परर परफॉर्म राउंड पर होंगे। अब आपसे मैं इसको एम्परर परफॉर्म राउंड ही कहूंगा। अंकल हीवन ये बात सुनते ही बहुत हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में स्काई परफॉर्म राउंड की पीक के ऊपर जो लड़का है इसने अब एम्परर परफॉर्म राउंड के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हरा दिया और उन सभी को वहाँ पर से डराकर भगा दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर वो जाओची से कहते हैं जाओची तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ हो सके वो जरूर करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। जाओची उनसे कहता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जब आपकी जरूरत होगी मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जाओची आगे बढ़ता है और अंकल हीवन से कहता है अंकल हीवन मुझे इस लड़के की तरफ से भी बात करनी है। मुझे पता है कि इस लड़के को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस लड़के ने आपकी बेटी की जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट की खातिर आप इस लड़के को छोड़ दें, हमें यहाँ से जाने दें। अंकल उसे कहते हैं ठीक है, वैसे भी इसके ग्रैंडपा के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी, इसके ग्रैंडपा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा अच्छा था, यानी कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। इसी वजह से मैं इस लड़के को उसके ग्रैंडपा की वजह से छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है फिर इसको लेकर चले जाओ। जबकि जाओची उनसे कहता है अंकल हीवन मुझे एक और बात भी करनी है, पर जो कुछ भी हो रहा है उसे ना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना ही कोई और कंट्रोल कर सकता है। ये सारा फैसला तो लिटिल लेडी का होने वाला है। आपकी बेटी यानी सेवंथ प्रिंसेस जिसको भी यहाँ पर चूज करेगी वो उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी, कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। बात सुनते ही सेवंथ प्रिंसेस कहती है ये बिग ब्रदर जुन तो वाकई में मेरी हेल्प कर रहा है, ये हम दोनों की यहाँ पर हेल्प कर रहा है, लगता है कि मुझे भी इसका साथ देना चाहिए। वो आगे बढ़ती है और जुनजाओ का हाथ पकड़कर कहती है डैड मैं जुनजाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ब्रदर जुन के साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं इसी के साथ ही रहना चाहती हूँ। हीवन चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे छोड़कर इसको चूज कर रही हो। सेवंथ प्रिंसेस कहती है जुन फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उन सभी के पास प्रोफाउंड हैंडल की पावर है, इसी वजह से भी लोग ब्रदर जुन को कचरा समझते हैं क्योंकि इसके पास प्रोफाउंड हैंडल की पावर नहीं है। लेकिन इसने कभी भी गिव अप नहीं किया, इसने
बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की कि ये उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और बहुत ही जल्दी ये कैमरा परफॉर्म ड्राम का एक्सपर्ट बनने वाला है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि ये सीक्रेटली जाकर ट्रेनिंग करता है और उन सभी के साथ अपने गैप को फिल करने की कोशिश करता है क्योंकि उन सभी के पास परफॉर्म हैंडल की पावर है। उन फैमिली के सभी लोगों के पास परफॉर्म हैंडल की पावर अवेकन होती है, सिर्फ इसी के पास नहीं है। बड़े डीमन किंग के यहाँ से चले जाने के बाद, उनके गायब होने के बाद से उन फैमिली वाले बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चले गए। जुन फैमिली के नए पैट्रियार्च जुन किंग होंग जब वापस आए, उन्होंने अपने बेटे जुनसाओ को नया यंग मास्टर बना दिया क्योंकि फ्यूचर में जाकर यही फैमिली का नया पैट्रियार्च बनेगा। और इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं क्योंकि जुन फैमिली का जो नया लड़का जुनसाओ है, इसके पास परफॉर्म हैंडल की पावर नहीं है, इसी वजह से सभी लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन जुनसाओ वाकई में एक बहुत ही प्राउड वॉरियर है। इसने बाकी सभी लड़कों की निस्बत में बहुत ही कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को आज टाइम परफॉर्म ड्राम में पहुंचा दिया है। सेवंथ प्रिंसेस अपने फादर को यहाँ पर जुनसाओ की तारीफें कर रही होती है। वो कहती है, इस तरह का इंसान मुझे सारी जिंदगी नहीं मिलेगा, इसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा नाइस और मेरे लिए अच्छा है। मुझे इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान दोबारा जिंदगी में नहीं मिल सकता। इसी वजह से मैं अपनी बाकी सारी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ ब्रदर जुन चाहिए, ना कि कोई अमीर फैमिली का कोई अमीर यंग मास्टर चाहिए। फादर जहाँ पर अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं तो फादर हीवन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, औरत के दिल को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि अब मेरी बेटी को उसके बाप की जरूरत नहीं रही, चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। तो फादर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। चलते चलते वो बड़े ही आराम से चल रहे होते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं, जितनी नॉलेज मेरे पास है, मुझे लगता है कि मेरी बेटी जहाँ पर मुझे पीछे से आवाज देकर रोकेगी कि वो अपने फादर को जाता हुआ नहीं देख सकती, वो अपने फादर के पीछे जरूर आएगी। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, इस लड़के जुनसाओ को भी आज पता चलेगा कि मेरी बेटी अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है या फिर अपने नए होने वाले शोहर से ज्यादा प्यार करती है। फादर काफी स्टेप्स आगे चलते हैं लेकिन उनको पीछे से कोई भी आवाज नहीं आती। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी ने अभी तक मुझे आवाज क्यों नहीं दी। ठीक है फिर मैं एक और स्टेप आगे लेता हूँ, शायद आप मुझे आवाज दे दे। वो जैसे एक और स्टेप आगे लेते हैं, वो कहते हैं, लगता है कि अब मेरी बेटी मुझे आवाज देने वाली है। वो मुझे कहेगी कि फादर आप प्लीज मत जाए, मैं आपके साथ आती हूँ। लेकिन वो एक और स्टेप आगे लेते हैं लेकिन उनकी बेटी पीछे से कोई भी आवाज नहीं देती। अंकल हीवन वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, इस लड़की ने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे तो लगा था ये आवाज देगी। लेकिन उनकी बेटी तो पीछे जुनसाओ के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों वहाँ पर आपस में वहाँ पर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। जुनसाओ से कह रहा था, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें बहुत ही प्यार से रखूंगा, हम दोनों चलते हैं अपने घर चलते हैं। फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने तो मेरी बेटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। यहाँ पर हमारा जाउची होता है जिसे सारी सिचुएशन की समझ आ रही होती है। जाउची कहता है, ये लड़का लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पागल है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये अपने फादर को इस तरह मना करके लगता है कि मुझे यहाँ पर आगे बढ़कर इन दोनों की हेल्प करना पड़ेगी, वरना ये दोनों बेवकूफ तो अपने लिए और ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर लेंगे। कल हीवन को नाराज करना इन दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो जाउची आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है, लिटिल सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपने फादर के साथ वापस जाना चाहिए। जितना ज्यादा तुम अपने फादर को रेजिस्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे फादर जुनसाओ को नापसंद करेंगे और वैसे कभी भी राजी नहीं होंगे कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। नहीं चाहता कि तुम कभी भी अपने फादर को छोड़ो क्योंकि बाप का प्यार बहुत ज्यादा खास होता है। जुनसाओ भी उसकी बात सुनने के बाद सेवंथ प्रिंसेस से कहता है, सेवंथ मुझे भी लगता है कि बिग ब्रदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अपने फादर के साथ ही जाना चाहिए। अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी फैमिली के थ्रू तुम्हारे घर आऊं, तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से वापस जाऊं। यहाँ पर इतना भी खुदगर्ज नहीं बन सकता कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से ही छीन लो, तुम अपने फादर से अलग हो जाओ। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जुनसाओ से कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहुत ज्यादा मेहनत और लगन को यूज करते हुए तुम्हारे फादर को एक ना एक दिन मना लूंगा, तुम्हारे फादर खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है, ब्रदर जुन इस बात को याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझे लेने के लिए नहीं आते। जुनसाओ अंकल हीवन से कहता है, अंकल हीवन प्लीज मेरी सेवंथ प्रिंसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं जल्दी इसके लिए वापस आऊंगा। अंकल हीवन उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, वो मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल तो जरूर रखूंगा, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ताऊजी उन सभी लोगों से कहता है, जुनसाओ ने मुझे अपनी फैमिली में कुछ दिन रहने की इजाजत दी है, इसलिए मैं इसके साथ इसकी फैमिली हाउस में जा रहा हूँ, सभी लोगों को बाद में मिलूंगा। तो उन सभी को वहाँ से बाय बोलकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तो फर्स्ट प्रिंस से कहता है, ब्रदर ठीक है तुम फिलहाल के लिए जुन फैमिली में चले जाओ, वहाँ पर जाकर जब तुम माहौल के साथ घुल मिल जाओगे तो उसके बाद हम दोनों ड्रिंक पीने के लिए कहीं पर चलेंगे, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ताऊजी और जुनसाओ के वहाँ से चले जाने के बाद अंकल हीवन अपने बेटे से कहते हैं, तुम अपनी बहन को अंदर लेकर जाओ, मुझे अभी कुछ और काम है, मुझे वो जरूरी काम करने के लिए जाना है। साथ ही वो सोच रहे थे, अभी भी इस डीमन इंपीरियल सिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरी बेटी के ऊपर अटैक करते हैं और मेरी बेटी को किडनैप करने की हिम्मत रखते हैं। अगर मुझे इस बार कोई ना कोई क्लूज मिल गए तो फिर देखना इस बार मैं इनके साथ क्या करता हूँ, मैं इनको मार डालूंगा। सीन हमारे डीमन इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। जुनसाओ जाउची को अपने साथ लेकर अपने डीमन इंपीरियल सिटी में आता है। जाउची जैसे वहाँ पर बाजार में एंटर होता है, जाउची कहता है, डीमन इंपीरियल सिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेस है। मैंने बाजार में कदम रखा, मुझे यहाँ पर कम से कम 20 एम्पर लेवल के मास्टर्स की एनर्जी महसूस हो रही है। हालांकि वहाँ पर काफी सारे शॉप ओनर्स होते हैं जो कि एम्पर परफॉर्म ड्राम में होते हैं, यानी कि इस डीमन इल्यूजनरी ड्राम में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और कल्टीवेशन लेवल ज्यादा है। जुनसाओ जाउची को सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ पर सामने में पर्पल लाइट दिखाई दे रही है, जितनी ज्यादा पर्पल लाइट है वहाँ पर वो मेरा पैलेस है, हम लोग वहीं पर रहते हैं, वो हमारी जुन फैमिली का पैलेस है। जाउची कहता है, ये वाली पर्पल लाइट तो काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रही है। जुनसाओ से कहता है, ये हमारे एंसेस्टर के मॉन्यूमेंट की पर्पल लाइट है जो कि हमारी फैमिली की एक निशानी है, कि हम सभी लोग थंडर एलिमेंट को मास्टर करते हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो पर्पल कलर की होती है। हम सभी जुन फैमिली के नए मेंबर्स के पैदा होने पर इस मॉन्यूमेंट के अंदर अपनी परफॉर्म एनर्जी को इंसर्ट किया जाता है ताकि हमारे एंसेस्टर का ये मॉन्यूमेंट हमेशा लाइट के साथ जगमगाता रहे। अब जुनसाओ से अपनी फैमिली की बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाला है, आज से 100 साल पहले वाली। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एपिसोड 147 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे युनसाओ जाओची को अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाला है। 100 साल पहले उनकी युन फैमिली के साथ क्या हुआ था। युनसाओ जाओची को उस पर्पल लाइट के बारे में बता रहा होता है जो कि उसके एंसेस्टर्स के मॉन्यूमेंट के अंदर से निकल रही होती है। युनसाओ जाओची से कहता है, ब्रदर जाओची, क्या तुम्हें पता है तकरीबन 100 साल पहले हमारे इस एंसेस्ट्रल मॉन्यूमेंट के अंदर से जो पर्पल लाइट निकला करती थी पूरे के पूरे आसमान को कवर करती थी, यानी पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी के आसमान को उसने कवर किया होता था। हमारी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी और हमारी परफॉर्मेंस एनर्जी इतनी ज्यादा थी। लेकिन ये तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारा ऑरा इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉन्यूमेंट ही अपनी रोशनी को जगमगा सकता है, बल्कि आसमान तो बहुत ही दूर की बात है। जाओची कहता है, तुम्हारे डीमन किंग के बारे में तो मुझे पता है कि वो डिसअपीयर हो चुका है, लेकिन तुम्हारी युन फैमिली के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ है? तुम्हारी युन फैमिली के साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है? युनसाओ से कहता है, ये सब कुछ ग्रैंडपा की वजह से नहीं हुआ। ग्रैंडपा के डिसअपीयर होने से अगर ये सब कुछ होता तो ये बहुत ज्यादा अजीब होता, बल्कि इसमें तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी शामिल हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर, जिनका नाम युन कैंग हाई था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। की वजह से उनके साथ अंकल हीवन थे। अंकल हीवन और वो दोनों उस वक्त बहुत ही पावरफुल थे। इस वक्त हमारी युन फैमिली पीक पर थी और पीक पर होने की वजह से वो 12 बड़ी फैमिलीज की हेड बन चुकी थी। यहाँ पर इल्यूशनरी डीमन ड्रामा में इंपीरियल डीमन रॉयल फैमिली के अलावा एक दूसरी फैमिली थी जो कि उनकी बराबरी पर थी, और वो युन फैमिली थी। युन फैमिली डीमन इल्यूशनरी ड्रामा के फैमिली की पावर के बराबर की पावर हाउस थी। हमारे ग्रैंडफादर उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने रॉयल फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था। इसी वजह से उस वक्त हमारे जो एम्परर थे, उस एम्परर ने हमारे ग्रैंडपा को डीमन किंग का लक़ब दिया था। उन्होंने हमारे ग्रैंडपा को डीमन किंग बना दिया और साथ ही साथ उन्होंने हमारी फैमिली को 12 बड़ी फैमिलीज का हेड बना दिया। इसके साथ उनके पास एक मिरर था जिसको मिरर ऑफ सैमसरा कहा जाता है। उन्होंने स्पेशल मिरर को हमारे ग्रैंडफादर को दिया ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। ना सिर्फ ये बल्कि एक रॉयल सील भी थी, रॉयल फैमिली की सील। ये इस बात का सबूत था कि अगला बनने वाला जो रॉयल फैमिली का मेंबर, अगला एम्परर बनेगा, उसके पास रॉयल फैमिली की सील होना लाजमी है। तो उस रॉयल फैमिली की सील को भी उन्होंने हमारे फादर को दे दिया, हमारे ग्रैंडपा को दे दिया। हमारे ग्रैंडफादर ने एम्परर के सामने अपनी जो वफादारी थी उसको साबित किया और उसको प्लेज करते हुए कहा कि आज के बाद मेरी जितनी भी जनरेशन आएगी वो सभी की सभी इस मिरर और साथ में रॉयल फैमिली की उस मोहर की बहुत ज्यादा हिफाजत करेंगे, चाहे हम सभी लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, हम लोग हमेशा रॉयल फैमिली के वफादार रहेंगे। इस बात के कुछ ही अर्सा के बाद कुछ और कल्टीवेटर्स जो कि हमारे इलाके के नहीं थे, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट के भी नहीं थे, वो यहाँ पर आए। उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला। कल्टीवेटर्स के साथ एक बुढ़ा मास्टर होता है, वो अपने साथियों से कहता है, यहाँ के लोग तो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लगा था कि यहाँ के लोग काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होंगे। उनसे कहता है, चलो जल्दी से पैलेस के अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि वो मिरर ऑफ सैमसरा यहीं पर होगा। एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। डीमन एम्परर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उन सभी लोगों से कहता है, कौन हो तुम सभी लोग और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन इंपीरियल सिटी के ऊपर अटैक करने की? जाओची के ग्रैंडपा और अंकल हीवन वो दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं अपने डीमन एम्परर के पास और उन लोगों से कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एम्परर लेवल के मास्टर्स हैं और बहुत सारे यहाँ पर टायरेंट लेवल के मास्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर टिक नहीं पाते, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तो बुड्ढा मास्टर उनसे कहता है, तो फिर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे टायरेंट लेवल के मास्टर्स भी हैं, तो फिर दिखाओ मुझे कहाँ है वो टायरेंट लेवल के मास्टर्स। साथ ही वो अपने साथियों से कहते हैं, चलो सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। उनमें से दूसरा कहता है, मैं तो वाकई में तैयार बैठा हूँ, चलो जल्दी से अटैक करते हैं। जबकि तीसरी वाला कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस कॉन्टिनेंट के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, जरा देखे तो सही कि ये क्या कर सकते हैं। इन्हें भी पता चले कि हमारे कॉन्टिनेंट की जो प्रोफाउंड कल्टीवेशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन एम्परर जल्दी से अपनी तलवार निकालते हैं और उनके पास स्लैश लगाते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग मरने वाले हो, चलो जल्दी से जल्दी इस एम्परर के सामने झुको वरना तुम सभी लोग मरोगे। और वो बड़ी पावरफुल स्ट्राइक उनके ऊपर करते हैं और उनकी तलवार स्पीड के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ती है। वो तलवार बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, एनर्जी से बनी हुई एक तलवार होती है। जबकि वो बूढ़ा मास्टर जो कि उसके सामने खड़ा होता है वो वहीं पर अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को यूज करते हुए सामने एक बड़ी शील्ड बना लेता है जिसका नाम होली गोल्डन आर्मर होता है। डीमन एम्परर की तलवार उस शील्ड के साथ टकराती है और वहीं पर डेसिपेट हो जाती है। वो मास्टर उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम सभी लोग यहाँ पर कोई आम से गांव वाले हैं जिन्हें तुम इतनी आसानी के साथ मारकर भगा सकते हो? ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी कि हम इतने भी आसान टारगेट नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, वो मिरर ऑफ सैमसरा हमारे हवाले कर दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी जान बख्श देंगे। डीमन एम्परर उसे कहता है, हमारे इल्यूशनरी डीमन ड्रामा में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इस एम्परर के सामने टिक पाते हैं, किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो तुमने तो यहाँ पर मुझे एक चांस दिया है। एम्परर को तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और ना ही ये डीमन एम्परर तुम्हारे बारे में जानना चाहता है कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तुमने यहाँ पर डीमन एम्परर के बहुत सारे लोगों की जान लिया और तुमने मेरे लोगों की जान लिया, तो इसके बदले में अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हमारा डीमन एम्परर अपनी डीमन वाली पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी एक आंख का कलर ब्लैक हो जाता है और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर एक मार्क भी आ जाता है, शायद डीमन का मार्क है। डीमन एम्परर उनसे कहता है, तो ये डीमन एम्परर तुम्हारे खिलाफ अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करेगा कि तुम सभी लोग इस बात को अंदर महसूस करोगे। मरने से पहले तुम लोगों ने डीमन एम्परर की ट्रू फ्रेस्ट्रेंस को देखा है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार को उनकी तरफ करते हैं। डीमन एम्परर अपनी तलवार को उनकी तरफ छोड़ देते हैं, जबकि वो बूढ़ा मास्टर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ के साथ मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? हम सभी लोग भी कल्टीवेटर्स हैं, तुम्हारा ये छोटा सा तलवारबाजी का नमूना क्या यहाँ पर हमें हरा पाएगा? डीमन एम्परर उसी वक्त अपनी दो उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और उनकी एक तलवार जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ी होती है वो उस तलवार को स्कैटर कर देते हैं। ग्रैंडपा और अंकल हीवन दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, हमारे डीमन एम्परर यहाँ पर अपनी पावरफुल ट्रिक को यूज कर रहे हैं। हमारे डीमन एम्परर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, हमने तो पहले कभी स्पेशल मूव को देखा भी नहीं है। बूढ़ा मास्टर फिर से अपनी होली गोल्डन आर्मर लाइट को सामने क्रिएट करता है उस शील्ड को और इनकी डीमन एम्परर की तलवार उसके साथ टकराने के लिए आगे बढ़ रही होती है। बूढ़े मास्टर को भी एहसास होता है कि इस बार इस तलवार के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो अपने साथियों से कहते हैं, चलो जल्दी से जल्दी करो, मेरे साथ अपनी पावर्स को मिक्स करो, मैं तुम सभी लोगों की मदद के बिना ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी शील्ड को मजबूत करना है, अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करो। वो सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उस बूढ़े मास्टर की बॉडी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को इंसर्ट करते हैं ताकि वो उसे स्ट्रेंथ दे सके। बूढ़ा मास्टर अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को बढ़ाकर अपनी शील्ड की पावर को डबल कर देता है। डीमन इंपीरियल सिटी के लोग दूर खड़े इस फाइट को देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, हमारे डीमन एम्परर जरूर इस फाइट को जीतेंगे। कि वहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं, हमारे डीमन एम्परर इस फाइट को जीतने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो डीमन एम्परर वहाँ पर अकेले फाइट कर रहे हैं। अरे डीमन किंग और साथ में लॉर्ड हीवंस वो भी वहीं पर खड़े हैं, उन्होंने अभी तक इस फाइट में हिस्सा नहीं लिया।
अगर वो दोनों भी डीमन एम्परर के साथ मिलकर फाइट करेंगे तो हमारे डीमन एम्परर इस फाइट को जरूर जीत जाएंगे। डीमन एम्परर उन लोगों से कहता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगती हो तो फिर मैं तुम सभी की जान बख्श सकता हूँ। वो बूढ़ा मास्टर डीमन एम्परर से कहता है छोटे बच्चे, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतनी सारी स्ट्रेंथ के साथ हमारे जैसे कल्टिवेटर्स को मांगने पर मजबूर कर सकते हो? पहले जरा बड़े होकर आना, तुम मेरे इस आर्मर को तो तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे यहाँ पर घुटनों के पाल क्या झुकाओगे? डीमन एम्परर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब दोबारा मेरे पर ब्लेम मत डालना, अब मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। और वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करता है। एम्परर जैसे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करता है वो उनकी शील्ड के ऊपर आकर टकराना स्टार्ट होती है, एम्परर की एनर्जी से बनी हुई तलवारें। लेकिन डीमन एम्परर की स्ट्रेंथ के साथ भी वो शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा होता। मास्टर से कहता है लिटिल बेबी, तुम्हारी एरोगेंस तो ठीक है लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर एरोगेंस का होना ठीक नहीं है। जबकि बाकी के लोग भी उसे कहते हैं तो इस राम का एम्परर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी स्ट्रेंथ है नहीं कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सको, फिर भी तुम यहाँ पर हमारे सामने इतनी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। डीमन एम्परर उनसे कहता है जरा इंतजार करो, अभी मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। तो फिर से अपनी एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। इस बार वो एक बहुत बड़ी तलवार बनाते हैं और ये वाली तलवार काफी ज्यादा बड़ी होती है। इस बार वो अपने ब्लड एसेंस को भी यूज कर रहे होते हैं। वो तलवार बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है उनकी शील्ड के ऊपर टकराने के लिए। जैसे उनकी शील्ड के ऊपर टकराती है अंकल हीवंस कहते हैं ये तो रून पैटर्न है। अंकल कैंगाई कहते हैं ये तो हमारी डीमन एम्परर का सीक्रेट स्किल है, जहाँ पर ब्लड एसेंस की पावर को यूज कर रहे हैं उनकी शील्ड को तोड़ने के लिए। डीमन एम्परर की तलवार क्योंकि इस बार ब्लड एसेंस के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो शील्ड को तोड़ना स्टार्ट करती है। वो उसके अंदर आधी धंस जाती है। सामने की तरफ से जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो लोग कहते हैं हमारी शील्ड टूटने वाली है, ऐसा कैसे हो सकता है, अब हम लोग क्या करें? तो मास्टर उनसे कहता है इस बंदे ने जहाँ पर जिस पावर को रिलीज किया है मुझे इस पावर के अंदर से थोड़ा बहुत ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि डिवाइन फिनिश गार्ड की पावर हो, क्योंकि डीमन इल्यूजनरी ड्राम में भी एक गार्ड हुआ करता था जो कि क्रो गार्ड था, उसकी पावर्स डीमन किंग के पास है। बुड्ढा मास्टर अपने साथियों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो, हम लोग इसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस वक्त वो तलवार उनकी शील्ड के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे डीमन एम्परर इस फाइट को जीत गए हैं। सभी कल्टिवेटर्स पीछे की तरफ भाग रहे हैं। डीमन एम्परर कहता है इन सभी को क्या लगता है कि मेरे लोगों को मारकर इतनी आसानी से यहाँ से भागकर जा सकती है, मैं किसी को भी भागने नहीं दूंगा। तो जल्दी से उनका पीछा करते हैं ताकि उन सभी को पकड़कर मार सके। ग्रैंडमा कैंगाई हीवन से कहते हैं हीवन तुम यहीं पर रुको और इन सभी लोगों की हेल्प करो, जितने भी लोग यहाँ पर घायल हैं उन सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। अपने कुछ लोगों को लेकर डीमन एम्परर की मदद करने के लिए जाता हूँ। हीवन उसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। वो सभी लोग जो यहाँ पर आए थे हमारे सैमसरा मिरर को चोरी करने के लिए वो काफी स्ट्रॉन्ग है, डीमन एम्परर अकेले उनको संभाल नहीं पाएंगे, तो तुम्हारे साथ चलना चाहिए। चलो दोनों एक साथ चलते हैं और वो दोनों बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल जाते हैं। बुड्ढा मास्टर पीछे की तरफ देखता है और कहता है वो डीमन एम्परर तो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, लगता है कि वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मास्टर का एक साथी उसे कहता है लेकिन अगर इसने यहाँ पर हमारे चेहरे देख लिए तो हमारे कॉन्टिनेंट में हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी कि हम लोगों ने ये वाला काम किया, हम ह्यूमिलिएटेड हो जाएंगे। बंदा कहता है तो अब जबकि ये हमारे पीछे अकेला आ रहा है तो हमें कोई ना कोई मौका देकर इसकी जान लेना होगी, हम इसको मार डालते हैं ताकि किसी को भी इस बारे में पता न चल सके। बुड्ढा मास्टर लोगों से कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, मुझे लगता है कि हम लोग इसको मार सकते हैं, बस इसी तरह तुम लोग आगे बढ़ते रहो। वो दूसरे साथियों से कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम्हारे पास प्लान है तो हम लोग तुम्हें पूरा साथ देंगे। डीमन एम्परर पीछे से उनसे कहता है तुम सभी लोग तो बहुत ही तेज भागते हो, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ से भाग रहे हो डीमन एम्परर तुम्हारा पीछा कर रहा है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम सभी को तो मरना ही होगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 148 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 149 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे डीमन एम्परर उन तीनों लोगों का पीछा कर रहा होता है। तो बुड्ढा मास्टर अपने साथियों से कहता है मेरे पास एक प्लान है, हम लोग इस डीमन एम्परर को मार सकते हैं। सभी लोग भागते हुए एक माउंटेन के पास जाकर रुकते हैं जहां पर दूसरी तरफ उनकी फॉर्मेशन एक्टिवेटेड होती है। वो एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होती है। इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के रास्ते से ये लोग अपने स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट को छोड़कर जहां पर डीमन इल्यूजनरी ड्राम में आए हैं। तो मास्टर अपने साथियों से कहता है तुम लोग उस रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए दूसरी तरफ पहले चले जाओ, मैं भी वहां पर आऊंगा लेकिन इस डीमन एम्परर को लेकर आऊंगा। उस वक्त तुम सभी को पहले तैयारी करके रखना होगी, हम इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालेंगे। दूसरा मास्टर से कहता है ठीक है मास्टर, तुम्हारे वहां पर पहुंचने तक मैं वहां पर एक बहुत ही पावरफुल किलिंग रे फॉर्मेशन बना दूंगा ताकि ये वहां से निकल ना सके। हकीकत सब कुछ तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम इसको वहां तक ला पाते हो या नहीं। तो मास्टर उनसे कहता है हम सभी लोग यहाँ पर डीमन एम्परर को मारने के लिए आए थे ताकि उसके पास से मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर को छीन सके, तो हम लोग इससे छीनकर ही रहेंगे। डीमन एम्परर उसी वक्त उसके सामने आकर रुकता है। बुड्ढा मास्टर भी वहां पर अकेला होता है, बाकी के सभी लोग वहां से चले गए हैं। डीमन एम्परर से कहता है तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अकेले में मेरा मुकाबला कर पाओगे? तो बुड्ढा मास्टर से कहता है लिटिल बेबी तुम्हारा जो एंथुसियाज्म वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इस बुड्ढे मास्टर को हरा सको? हाँ तुम्हारी ये बात तो वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर इसीलिए खड़ा हूँ कि अकेले तुम्हें मार सकूं और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। एम्परर से कहता है तुम एम्परर परफॉर्म राम के एक एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या तुम वाकई में लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ एक जैसी है? डीमन एम्परर हूँ और मेरे पास स्ट्रेंथ के अलावा और भी बहुत कुछ है। डीमन एम्परर अपनी तलवार निकाल लेते हैं, जबकि वो बुड्ढा मास्टर भी जल्दी से अपनी एनर्जी को अपने हाथों में रिलीज करता है। बुड्ढे मास्टर के पास एक सील की पावर होती है जिसका नाम सील ऑफ ज़ेंटियान होता है। वो मास्टर से कहता है मैं बहुत ज्यादा यंग था, तब मैं आसपास की दुनिया में घूम रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था ताकि मुझे कुछ नई स्ट्रेंथ मिल सके, मैं एडवेंचर कर रहा था, वहीं पर से मुझे ये सील मिली थी। ये वाली सील बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है, जब इस सील को यूज किया जाता है तो ये तो ह्यूमंस के लाश को भी तोड़ सकती है। मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से एक मौका देता हूँ, अगर तुम अभी मुझे वो मिरर ऑफ सैमसरा दे देते हो तुम्हारी जान बख्श दूंगा और इस सील को तुम्हारे पास यूज नहीं करूंगा। डीमन एम्परर से कहता है बकवास बंद करो, फाइट करनी है तो फाइट करो, और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके पास स्लैश लगाता है तो बुड्ढे मास्टर की टोपी भी कट जाती है। बुड्ढा मास्टर कहता है लगता है कि तुम इस तरह नहीं मानने वाले। बाद में इस बूढ़े मास्टर को ब्लेम मत करना कि मैंने यहाँ पर इतनी बुरी तरह से तुम्हें पीटा है, और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अपनी सील को एक्टिवेट करते हैं और अपनी सील को डीमन एम्परर की तरफ फेंक देते हैं। सील बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो डीमन एम्परर को अपने अंदर ट्रैप कर सकती है। मास्टर से कहता है लिटिल बेबी अब ये
मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। ये बुड्ढा मास्टर अब अपनी सील के साथ कंप्लीटली तुम्हारी पावर्स को सप्रेस करने वाला है, तो वो सील डीमन एम्परर के ऊपर गिरने वाली होती है। डीमन एम्परर ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे पास जो स्पेशल सील है ये एक टायरेंट लेवल की सील है। एक टायरेंट लेवल का वेपन इस डीमन एम्परर को यहाँ पर सप्रेस नहीं कर सकता। तो अपनी तलवार को निकालते हुए की तरफ एक स्लैश लगाता है। बुड्ढा मास्टर से कहता है, तुम बस इंतजार करो, देखो मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर सप्रेस करता हूँ। लेकिन डीमन एम्परर ने जो स्लैश लगाई थी वो अपनी एक ही स्लैश के साथ उस बड़ी सी सील को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। ऐसी वहाँ पर वो सील करती है। बुड्ढे मास्टर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। डीमन एम्परर उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था तरह के टायरेंट लेवल के वेपन को यूज करके तुम डीमन एम्परर को मार पाओगे? वो बुड्ढा मास्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है। डीमन एम्परर कहता है, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेटेड कर दिया। मुझे लगा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो बुड्ढा मास्टर हमारे एम्परर से कहता है, वाकई में तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। डीमन एम्परर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, चलो अब जल्दी से बताओ तुम कौन हो और जहाँ पर कहाँ से आए हो, तुम मेरे डीमन ल्यूशनरी राम में क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें मिरर ऑफ सैमसरा क्यों चाहिए? डीमन एम्परर ने अपनी तलवार उसकी गर्दन के ऊपर रखी होती है। वो उसे कहता है, चलो जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि वो बूढ़ा मास्टर जो कि उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, वो ब्लड उसके हाथों के ऊपर आकर गिरता है। वो बूढ़ा मास्टर डीमन एम्परर से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे धमकाकर से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लोगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया था? फिर इस बूढ़े मास्टर के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। वो अपने ब्लड ड्रॉप को जो कि उसकी उंगली के ऊपर गिरा था उसे ग्राउंड के ऊपर लगाता है, जहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इसी के साथ ही वो शैडो बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। बूढ़ा मास्टर गायब होने से पहले डीमन एम्परर से कहता है, इस बूढ़े मास्टर के पास ब्लड शैडो टेक्निक है, वाली स्पेशल टेक्निक को यूज कर लेने के बाद कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकता, बस इंतजार करो। अब ये बूढ़ा मास्टर तुम्हारी इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बूढ़े मास्टर के वहाँ से गायब हो जाने के बाद डीमन एम्परर सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है कि वो उसको कहीं ना कहीं से पकड़ सके, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है उसका पाँव फॉर्मेशन के अंदर पड़ता है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। डीमन एम्परर को नहीं पता होता कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे पहले से बिछाई गई है। डीमन एम्परर कहता है, ये क्या, मैंने तो एक टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर दिया है। टेलीपोर्टेशन अरे के एक्टिवेट होने के बाद डीमन एम्परर वहाँ से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर उन लोगों ने पहले से किलिंग अरे फॉर्मेशन बिछाकर रखी हुई है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले से जमा है। जाओची जुनसाओ से कहता है, उसके बाद क्या हुआ? वो टेलीपोर्टेशन अरे में फंस गया, तो उसके बाद का बताओ। जुनसाओ से कहता है, उसके बाद हमारे मैजेस्टी का जो जेड लाइफ क्रिस्टल था वो शैटर हो गया, हमें पता चला कि वो मर चुके हैं, हालांकि हमें उनकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिली। जाओची कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में उन एम्परर परफाउंड राम के एक्सपर्ट्स ने टाइटन लेवल के डीमन एम्परर को मार डाला? जुनसाओ कहता है, मेरे ग्रैंडपा वहाँ पर काफी लेट पहुंचे थे, उनके पहुंचने से पहले डीमन एम्परर वहाँ से गायब हो चुके थे। वापस आने के बाद मेरे ग्रैंडपा ने 12 क्लैंस के कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने साथ लिया और ये सभी लोग उस टेलीपोर्टेशन अरे के रास्ते से दूसरी दुनिया में गए, जाकर हमारे अपने डीमन एम्परर को बचाने के लिए। उन्हें पता था कि डीमन एम्परर मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर गए ताकि अपनी नेशन को दिखाया जा सके कि वो अपने डीमन एम्परर को बचाने वाले हैं। लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, हमारे ग्रैंडपा भी वापस नहीं आए। और यही वो वक्त था जिसके बाद से हमारी जिन फैमिली की पावर बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो गई। 12 फैमिलीज ने हमारी इज्जत करना छोड़ दी। डीमन एम्परर क्लैन के लोग हम सभी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसी वजह से हमारी जुन फैमिली बाकी सभी फैमिलीज की हेड थी। अगर डीमन एम्परर की रॉयल फैमिली हमारा साथ नहीं देती तो हम लोग कभी भी 12 गार्डियन क्लैंस के हेड नहीं बन पाते। जाओची से कहता है, लेकिन बड़ी फैमिलीज के बाकी के सभी लोग तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं गए? जाओ कहता है, मुझे नहीं पता, वो सभी लोग मेरे ग्रैंडपा को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं गए। जब उन्हें पता चल गया कि ग्रैंडपा वहाँ से वापस नहीं आए, ग्रैंडपा अपने साथ जिन 12 एल्डर्स को लेकर गए थे उनमें से कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया, उनके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिल सकी। मेरे ग्रैंडफादर वो इंसान थे जिनको डीमन एम्परर ने अपने हाथों के साथ मिरर ऑफ सैमसरा और उसके साथ साथ अपनी फैमिली की रॉयल सील दी थी। वो दोनों चीजें मेरे ग्रैंडफादर के पास थी। हमारे मैजेस्टी उसके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, इसी वजह से वो दोनों चीजें मेरे ग्रैंडफादर को दी गई थी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जब एम्परर को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में गए तो वो ये बात भूल गए थे कि उनके पास ये दोनों चीजें हैं और वो ये दोनों चीजों में से रॉयल सील को अपने बेटे को देना भूल गए और वो रॉयल सील को अपने साथ ही लेकर वहाँ पर चले गए। इसी वजह से रॉयल फैमिली की जो रॉयल सील थी वो उन्हीं के साथ ही वहाँ पर खो गई। वो जो मिरर था वो अपने बेटे यानी कि मेरे डैड को देकर चले गए थे और उस मिरर के बारे में तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं कि उसको यूज कैसे किया जाना है। लेकिन रॉयल सील वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रॉयल सील के बिना यहाँ पर जो नया एम्परर बना है उसको कोई भी एम्परर नहीं मानता। इस वक्त एक डीमन एम्परर है जो कि हमारी नई एम्परर है। पिछले 100 साल से वो राज कर रही है, लेकिन कोई भी उसे रॉयल एम्परर नहीं मानता क्योंकि उसके पास रॉयल फैमिली की सील नहीं है। इसी वजह से रॉयल फैमिली वाले भी हमारी जुन फैमिली को इसका जिम्मेदार मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने जुन फैमिली के साथ जो उनके अच्छे ताल्लुकात है वो भी खराब कर लिए हैं। यहाँ पर जुनसा हमारे जाओची को इस बारे में बताता है कि वो रॉयल फैमिली की सील क्यों ज्यादा जरूरी है। वो कहता है क्योंकि उस रॉयल फैमिली की सील को यूज करते हुए गोल्डन क्रो होली लैंड के गेट को ओपन किया जा सकता है। गोल्डन क्रो होली लैंड के एंड के ऊपर गोल्डन क्रो थंडर फ्लेम वैली है, जैसे तुम लोग होली लैंड के अंदर इंटर हो सकते हो, जहाँ पर तुम्हें ट्रायल को देखकर क्रो की गोल्डन पावर्स मिल सकती हैं। जाओची उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या जो यहाँ पर गोल्डन क्रो बर्निंग वर्ल्ड रैकेट की बात कर रहा है? हमारे जाओची को याद आता है कि मोली ने मुझे एक बार बताया था दुनिया में 3 बहुत ही पावरफुल फ्लेम्स के रिलेटेड बुक्स हैं। में से एक तो वर्ल्ड ओथ ऑफ द फीनिक्स है जो कि मेरे पास है, दूसरी सुसाकू कंफर्टिंग सोल है और तीसरी का नाम क्रो बर्निंग वर्ल्ड है, तो किस गोल्डन क्रो गार्ड के रिलेटेड है। इसका मतलब तो यह है कि उनमें से एक वर्ल्ड रैकेट यहाँ पर इस गोल्डन वैली के अंदर छुपा हुआ है, जिसके पास भी वो होगा उससे बहुत ही पावरफुल इंडिस्ट्रक्टेबल गोल्डन फ्लेम्स मिलेंगी जो कि गोल्डन क्रो की हैं। जाओची ये बात सुनने के बाद अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जाओची कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास वो डीमन फैमिली की रॉयल सील भी है और साथ में मिरर ऑफ सैमसरा भी है। इसका मतलब मैं उस गोल्डन होली लैंड को ओपन करके गोल्डन क्रो के इनहेरिटेंस की पावर ले सकता हूँ। जाओची वहीं पर खड़ा खड़ा हंस रहा होता है। जुनसाओ कहता है, पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी कि बिग ब्रदर यहाँ पर मेरी बातें सुनने के बाद हंस रहा है। जाओची से कहता है, ब्रदर जुन तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? जाओची कहता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि डीमन एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल था, ताकि गोल्डन क्रो गार्ड ने भी उसे रिकॉग्नाइज किया और उसे अपनी इनहेरिटेंस की पावर्स दी थी। मुझे लगता है कि उनके रूल के नीचे रहना ये बहुत ही अच्छी बात है। जुनसाओ से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी ये बात बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील होती है कि हम लोग कैसे डीमन एम्परर के अंडर रह रहे थे। बहुत ज्यादा पावरफुल था और डीमन क्रो गार्ड ने उसे अपनी इनहेरिटेंस की पावर दी थी। तो दोनों यहीं पर बातें करते करते चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। जुनसाओ जाओची से कहता है, ब्रदर जाओची हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे
जाएंगे तो हमारा सामने पैलेस का दरवाजा आ जाएगा। तो वो लोग अपने दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जाओची कहता है वाकई में यही हमारा जुन पैलेस है, इसका मतलब मैं अपनी मदर और फादर से यहाँ पर मिलने वाला हूँ। दोनों जैसे दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, जुन साओ ब्रदर जाओची से कहता है ब्रदर जुन कि मैं इस फैमिली का यंग मास्टर हूँ, ये सिर्फ नाम के लिए हूँ कि यहाँ के ज्यादातर लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर यहाँ पर कोई मेरी इंसल्ट करे तो तुम्हें ज्यादा कुछ रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उनकी बातों को इग्नोर कर देना। जाओची उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर पैट्रियार्क जुन किंग होंग से मिलने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर बाकी के सभी लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। वो लड़का उसको वहाँ पर देखते ही कहता है ये तो हमारी फैमिली का यंग मास्टर है, या फिर कहूँ कि हमारी फैमिली का कचरा आ रहा है। साथ ही हमारे जुन साओ से कहता है तुम्हारा टेस्ट तो आज भी नहीं बदला, तुम तो अभी भी क्यूट और खूबसूरत लड़कों के साथ खेल रहे हो, तुम तो वैसे के वैसे ही ठरकी हो जो कि लड़कों के पीछे हो। यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है जुन हाउ यू, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, जो तुम हमारे गेस्ट के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और यंग मास्टर को उसके कॉलर से पकड़कर कहता है क्या हुआ, क्या मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। कि मैंने जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बुरा है, बिल्कुल मेरे कजन की तरह। पता है कि मुझे एक ना एक दिन इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 149 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा साओची जुनसाओ के साथ उसके घर आता है। जैसे वो लोग अपने पैलेस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले से एक लड़का बैठा होता है जो कि जुनसाओ का कजन ही होता है। जुनसाओ के साथ काफी बुरे तरीके से बात करता है, फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ इस तरह आगे से बात करने की। साओची उस लड़के की तरफ देखकर सोच रहा होता है लगता है कि इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल मेरी जाओ फैमिली के मेरे कजन की तरह है, वो भी मुझे तंग किया करते थे और यहाँ पर इस बेचारे मेरे भाई को तंग कर रहे हैं। साओची जैसे अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसी वक्त वहाँ पर उन दोनों लड़कों के बीच में एक तलवार आकर गिरती है। कोई उनसे कहता है यहीं पर रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक और कजिन वहाँ पर आता है जिसका नाम जिंजू होता है। जुनसाओ उसे देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साओची कहता है ये लड़का तो एम्परर राम के 4th लेवल पर है। इस लड़के का नाम युन जिंजू होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये एम्परर परफॉर्म राम के 4th लेवल पर है। इस वक्त युन फैमिली की जितनी भी यंगर जनरेशन है उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही लड़का है। लड़का यहाँ पर आते ही कहता है युन हाउ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली के यंग मास्टर हमारे साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं और कभी भी किसी को तंग नहीं करते, तुम यहाँ पर इसको तंग क्यों कर रहे हो। आज तुम्हारे ऐसा करने का मकसद क्या है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने इसके साथ इस तरह का बर्ताव किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। हाँ जल्दी से उसके सामने झुकते हुए कहता है ब्रदर जिन प्लीज मुझे माफ करना, मेरा सबक मिल गया है, मुझे यंग मास्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। ब्रदर जिंजू से कहता है अब जबकि तुम्हें तुम्हारी गलती के बारे में पता चल गया है कि तुमने क्या किया है और तुम्हें इसका एहसास भी है, तो ठीक है तुम जाओ यहाँ से। जुनहाओ से कहता है ठीक है ब्रदर जिंजू मैं जाता हूँ, और साथ ही वो जाते हुए सोच रहा होता है एक ना एक दिन मैं इस जुन जिंजू और जुनजाओ इन दोनों को बहुत ज्यादा सबक सिखाऊंगा क्योंकि ये दोनों मेरे सामने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं। जुनहाओ के चले जाने के बाद जुनसाओ आगे बढ़ता है और ब्रदर जिंजू से कहता है ब्रदर जिंजू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। जिंजू से कहता है ब्रदर जाओ तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों सेम फैमिली से हैं और तुम मेरे चचा के बेटे हो, यानी कि तुम मेरे कजिन लगते हो, तो फिर तुम्हारे लिए मुझे सब कुछ तो करना था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। जुनसाओ कहता है इस वक्त तो मेरे फादर प्रैक्टिस करने के लिए क्वाइट रूम में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी चलना चाहिए, मैं अपने ब्रदर जुनको से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जिंजू से कहता है ब्रदर जिंजू अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे बिग ब्रदर जुन को अपने फादर से मिलवाना है, तो मैंने लेकर जा रहा हूँ। उसे कहता है ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उसी वक्त जिंजू अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि जुनजाओ कितना बड़ा बेवकूफ है जो कि मेरी हर बात के ऊपर भरोसा करता है। साओची जो कि दूसरों के इंटेंशंस को महसूस कर लेता है, वो उसी वक्त महसूस करता है कि पीछे से उसे बहुत ज्यादा किलिंग हो रहा महसूस हो रहा है। वो कहता है ये बंदा तो मर्डरस इंटेंट को रिलीज कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो ये जुनजाओ के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, लगता है कि यहाँ पर जुन फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पर चारों तरफ नजर रखना पड़ेगी वरना कोई भी मेरे ब्रदर जुनजाओ के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर इसको नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रदर जुनजाओ बड़ी आराम से आगे चल रहा होता है, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। की तरफ मुड़ता और कहता है ब्रदर जाओची तुम किस तरफ देख रहे हो, तुम्हारे किस बारे में सोच रहे हो। जाओची उसे कहता है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा, अच्छा चलो अब जल्दी से मुझे लेकर चलो अपने फादर के पास, मुझे सीनियर किंग होंग से मिलना है, बाकी का सब कुछ हम लोग बाद में बात करेंगे। जुनजाओ जाओची को अपने साथ लेकर फादर के रूम की तरफ आता है। वो से कहता है ब्रदर हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, फादर इस वक्त सामने वाले रूम में ही होंगे। जाओची कहता है चलो फिर ये तो ठीक है, हम लोग जल्दी से जाकर उनसे मिलते हैं। जैसे वो लोग दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगते हैं उसी वक्त उन्हें अंदर से आवाज आ रही होती है। रूम के अंदर जाओची के मामा जी और उसके साथ साथ उसकी मदर होती है। तो मामा जी उसकी मदर से कह रही होती है परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है और इतनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ के साथ में तुम सभी की रक्षा नहीं कर सकता, आगे जो कुछ भी होने वाला है तुम्हें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। की बहन से कहती है ब्रदर तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो मेरे हस्बैंड की हालत भी काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से मैं पहले से तैयार बैठी हुई हूँ। जाओची के फादर की बॉडी के अंदर कोई कोल्ड पॉइजन होता है जिसकी वजह से वो बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं। आज उनकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब होती है। तो मामा जी उसकी तरफ देखकर अपनी बहन से कह रहे होते हैं कि इसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है, किंग होंग की मेरिडियंस तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन और भी ज्यादा फैलता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही जल्दी तुम्हें सबके लिए तैयार रहना होगा। मतलब वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू कर देती है। तभी उसी वक्त मामा जी को फील होता है कि दरवाजे के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा है, उनके पास जो कुछ भी होता है वो उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक देती है और कहती है कौन है वहाँ पर। दरवाजा खुलता है तो जाओजुन अंदर की तरफ आता है और उसके साथ साथ जी भी होता है। वो अंदर आकर उनसे कहती है अंकल मदर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और फादर को क्या हुआ है। मामा जी उसे कहती है तुम्हारे फादर की हालत पहले से काफी खराब है, इसलिए तुम जाकर हुदी उनसे मिल लो। जाओजुन भागता हुआ अपने फादर के पास आकर बैठ जाता है और उनके बिस्तर के पास ही
बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है डैड बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। जब मेरी परफॉर्मेंस एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब मैं एक सर्च के ऊपर निकलूंगा और आपके पॉइजन के लिए मेडिसिन ढूंढ कर लाऊंगा ताकि आपको ठीक किया जा सके। कि हमारा जाओची जब अंदर एंटर होता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जाओची कहता है मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं पहली बार अपने मदर फादर से मिलूंगा तो इतना बुरा सीन होगा। जाओची सीधा आकर जुनसाओ से कहता है ब्रदर जुनसाओ मुझे देखने दो, सकता है कि मैं तुम्हारे फादर का कुछ इलाज कर सकूं क्योंकि मैं एक डिवाइन डॉक्टर भी हूँ। मामा जी अपने जाओजुन से कहते हैं जाओजुन जी तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम घर से बाहर रहते हो और अब तुम अपने साथ बाहर से लड़कों को भी लेकर आने लगे हो। अब ये लड़का कौन है जिसे तुम अंदर तक ले आए हो? कि मदर वहाँ पर कुछ महसूस करती है। मदर कहती है ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, इस लड़के को देखकर मुझे कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा है। औची मामा जी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं जहाँ पर कुछ गलत बात कर रहा हूँ या फिर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है या जुन को बचाने का? वो आगे से चुप हो जाता है। औची उठता है और अपनी मदर से कहता है मदर, फिर साथ ही वो कहता है नहीं सीनियर आंटी मैं जहाँ का नहीं हूँ, मैं एक दूर दराज के इलाके से आया हूँ लेकिन मैंने मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। अब मुझे यहाँ पर इजाजत दें तो मैं सीनियर जुन की बॉडी को एग्जामिन करना चाहूंगा, हो सकता है कि मैं इनकी बॉडी के अंदर जो कोल्ड पॉइजन है उसको निकाल सकूं। यहाँ पर जुन साओ उसकी तारीफें करते हुए कहता है मदर ब्रदर जुन वाकई में बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मिरेकलस पर्सन है। ये स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर है लेकिन फिर भी इसने बहुत सारे एम्पर परफॉर्म ड्राम के एक्सपर्ट्स को हरा दिया। बहुत सारे एम्पर परफॉर्म ड्राम के एक्सपर्ट्स हमें मारना चाहते थे, मुझे और प्रिंसेस कीकी को, तो यहीं पर ब्रदर जुन ने वहाँ पर आकर हमें बचाया था। दोनों भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि एक स्काई परफॉर्म ड्राम का बंदा एक एम्पर परफॉर्म ड्राम के एक्सपर्ट को कैसे हरा सकता है। मामा जी अपनी बहन से कहते हैं सिस्टर अब जबकि हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है चलो हम दोनों बाहर चलकर आराम करते हैं, चल के देखते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है, कि कितना ज्यादा ये लड़का मिरेकलस है। मामा जी जाओची से कहती हैं तो ब्रदर प्लीज हमारे लिए ये कर दो, तुम ऐसा कर सकती हो। जाओची उनसे कहता है मामा जी मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको ठीक करने की, और वो सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं जबकि हमारा जाओची अपने फादर के पास अकेला बैठा होता है। जाओची कहता है कि बॉडी के अंदर जो कोल्ड पॉइजन है ये वाला कोल्ड पॉइजन तो सन मून डिवाइन पैलेस वाले यूज करते हैं, मैंने इस पॉइजन को पहले भी देखा है। सन मून डिवाइन पैलेस वाले मेरे सामने आ गए हैं, मेरा पहले से भी उनके साथ एक झगड़ा चल रहा है उस यंग मास्टर हान की वजह से, लेकिन अब उन्होंने मेरे फादर को भी नुकसान पहुंचाया है। तो मैं वादा करता हूँ एक बार मैं जहाँ से वापस चला जाऊँ अपने स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मेरा निशाना जो बनेगा सन मून पैलेस वाले होंगे। साथ ही जाओची कहता है मुझे जहाँ पर शांत होना होगा, मुझे पहले जहाँ पर अपने फादर के इलाज के बारे में सोचना है, उसके बाद सोचूंगा कि सन मून डिवाइन पैलेस वालों के साथ क्या करना है। जाओची वहाँ पर अपने हिमालय पॉइजनस बीट को एक्टिवेट करता है, तो जब वो उसको बीट को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन कलर की रोशनी निकलती है जो कि घर से बाहर तक दिखाई देती है। जी बाहर खड़े देखकर कहते हैं मुझे महसूस हो रहा है लड़का अंदर बहुत ही कोई परफॉर्म सी मेडिसिन को यूज कर रहा है जहाँ पर किसी स्पेशल ट्रिक को यूज कर रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे जीजा जी ठीक हो रहे हैं। जुन साओ भी अपनी मदर से कहता है मदर सामने की तरफ देखो, मुझे महसूस हो रहा है कि फादर की बॉडी के अंदर से कोल्ड पॉइजन कम होता जा रहा है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जिंजू के घर का दिखाया जाता है। जिंजू अपने फादर के पास आता है क्योंकि फादर से कहते हैं तुम कुछ ज्यादा इंपल्सिव बिहेव कर रहे हो। जिंजू अपने फादर से कहता है फादर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है। उसके फादर से कहते हैं तुम्हें पता है ना कि 2 महीने के बाद हमारी फैमिली का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और उस वक्त के लिए तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना होगा, तुम इस बार के फैमिली के सबसे बेस्ट जीनियस डिसाइपल हो। जिंजू अपने फादर से कहता है फादर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हमारे अंकल किंग होंग लंबे अरसे से बीमार पड़े हुए हैं और वो बिस्तर से नहीं उठे, और उनकी जो फैमिली है यानी कि उनकी जो बीवी है नियर मो उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, और उनका बेटा वो तो आपको पता ही है वो बेकार है जिसके पास अभी तक परफॉर्म हैंडल की पावर भी एक्टिवेट नहीं हुई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप वो अगले कंपटीशन के बाद अपने लिए पैट्रियार्च की पोजीशन को संभाल कर रख पाएंगे, अगले पैट्रियार्च तो आप ही बनेंगे। उसके फादर से कहते हैं नहीं तुम्हें किंग होंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अंकल परफॉर्म ड्राम में कब पहुंचे थे? वो टायरेंट परफॉर्म ड्राम में 36 इयर्स की एज में पहुंच चुके थे। मेरा भाई यानी कि तुम्हारा अंकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल टायरेंट लेवल का मास्टर है, लेकिन क्या करें जब से हमारे फादर स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में गए और वहाँ से वापस नहीं आ सके तब से हमारी जुन फैमिली का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक हमारी जुन फैमिली नीचे गिरती जा रही है। के पेरेंट्स यहाँ पर रहते तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन दोनों ने अपने फादर को ढूंढने के लिए स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में जाने का फैसला किया। वो दोनों वहाँ पर गए जहाँ पर उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया और वो दोनों बहुत ज्यादा वीक होकर वहाँ से वापस आए। इस वजह से इन दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, हालांकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये दोनों वापस से अपनी पावर्स को रिकवर कर लेते हैं। जुन फैमिली में हमें तो बोलने का हक भी नहीं मिलेगा, हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं उन दोनों के मुकाबले में। जिंजू अपने फादर से कहता है फादर आपने एक लंबे अरसे से मुझे यही सिखाया है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ तो पैट्रियार्च की गद्दी संभालने के लायक नहीं रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो जुन फैमिली में सिर्फ हम ही 2 फैमिली मेंबर्स बचे हैं जो कि फैमिली को ओवरटेक कर सकते हैं। फादर अपने बेटे से कहते हैं तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हें पता है कि इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, सिर्फ 2 महीने के बाद फैमिली कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना करूंगा किसी के साथ भी कोई मसला क्रिएट मत करना, किसी को भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जिंजू अपने फादर से कहता है ठीक है फादर मैं आपकी बात को समझ गया, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ से चले जाने के बाद फादर कहते हैं किंग होंग इस बार जब 2 महीने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर मैं सभी के सामने ये बात दोबारा से रखूंगा कि पैट्रियार्च को चेंज होना चाहिए और इस बार तुम्हारी गद्दी मेरी होगी, मैं तुम्हारी जगह के ऊपर नया पैट्रियार्च बनूंगा। यहाँ पर भी इन दोनों भाइयों में फैमिली पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए क्वारल चल रही है, तो ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। किंग होंग दोबारा से खड़े होंगे जब क्योंकि हमारा जाओची उनका इलाज कर रहा है। यहाँ पर फिलहाल हम अपनी एपिसोड 150 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 151 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जुन फैमिली में काफी कुछ चल रहा है। बड़े अंकल चाहते हैं कि वो छोटे अंकल की पोजीशन को हथिया लें, नए सेक्टर पैट्रियार्च बन जाएं, तो इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को भी तैयार किया हुआ है। उनका बेटा नंबर 1 जीनियस है और जुन साओ के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि हमारा जाओची अपने फादर का इलाज कर रहा होता है। तो इस एपिसोड में 3 दिन गुजर चुके हैं, जाओची अभी भी अपने फादर का इलाज कर रहा होता है। जुन साओ अपने मामा जी के साथ बाहर खड़ा होता है और कहता है अंकल अभी तक ब्रदर बाहर क्यों नहीं आया, अभी तक मेरे फादर ठीक क्यों नहीं हो रहे, यानी वो लोग कब तक बाहर निकलेंगे, पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं। मामा जी उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की
की जरूरत नहीं है, मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा जी दोनों की बॉडी के अंदर से पॉइजन रिमूव होता जा रहा है। साउची ने वहाँ पर अपने फादर के अलावा अपनी मदर को भी उसी बेड के ऊपर लिटाया होता है और उनकी बॉडी के अंदर से भी पॉइजन को निकाल रहा होता है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन होता है, जिसको रिमूव करने के लिए जाउची अपने हिमली पॉइजन स्पीड को यूज कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जाउची दरवाजा खोलता है और उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो, तुम सीनियर जूनियर सीनियर मो से जाकर मिल सकते हो। उनकी बॉडी के अंदर जितना पॉइजन था मैंने सारे का सारा निकाल दिया है। अब बस उनकी काफी सारी एनर्जी वेस्ट होने की वजह से उन्हें रेस्ट की जरूरत है। कुछ दिन तक हो सकता है कि वो इसी तरह बेहोश रहे। जुनसाओ और मामा जी दोनों ही जल्दी से भागते हुए अंदर आते हैं। मामा जी उसकी पल्स को चेक करते हैं, यानी कि अपने जीजा जी के। जुनसाओ अपने अंकल से कहता है मेरे फादर कैसे हैं। वो से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के ने वाकई में सच कहा है। इसने तो इन दोनों की बॉडी के अंदर जितना भी कोल्ड पॉइजन था उस सभी के सभी पॉइजन को निकाल दिया है। पिछले 20 साल से ये पॉइजन इनकी बॉडी के अंदर है और स्लोली इनको इफेक्ट कर रहा था, लेकिन इस लड़के ने तो सिर्फ 3 दिन में सारे पॉइजन को बॉडी से निकाल दिया। साथ ही मामा जी जल्दी से जाउची के सामने झुकते हुए कहते हैं लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इन लोगों की जान बचा ली, तुमने मेरी बहन और मेरे जीजा जी की जान बचाई है। पता नहीं मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा, तुम बस मेरे ग्रेटिट्यूड को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। जाउची कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाए, ऐसा मत करें, सब कुछ तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि मैं पैट्रियार्क किंग हुआंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसी वजह से तो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया था। जाउची अभी मामा जी के साथ वहीं पर खड़े खड़े बात ही कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे चक्कर आती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि जाउची ने यहाँ पर इलाज करने के दौरान अपनी बहुत सारी परफॉर्म एनर्जी को वेस्ट किया है। इसी वजह से जाउची बेचारा भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वो लोग उसे उठाकर बिस्तर के ऊपर डाल देते हैं। 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। 2 दिन के बाद जाउची को होश आती है। जाउची बिस्तर के ऊपर से उठकर बैठता और कहता है मोली मुझे ये बताओ कि मैं कितने दिन तक बेहोश रहा हूँ। मोली उसे कहती है सिर्फ 2 दिन तक बेहोश रहे हो। जाउची कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या क्या तुमने उनको देखा, क्या वो ठीक है। मोली कहती है तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसी वक्त दरवाजे पे नॉक होती है। जाउची की मॉम दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है जाओ क्या तुम उठ गए हो, तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। जाउची कहता है ये तो मेरी मॉम की आवाज है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलता है। उसकी मॉम अपने हाथ में सूप का बाउल लेकर खड़ी होती है। वो उसे कहती है अब तुम ठीक हो, 2 दिन हो गए हैं तुम होश में नहीं आ रहे थे, मैं तुम्हारे लिए गर्म सूप बनाकर लाई हूँ। उसकी मॉम उसे खींचते हुए बिस्तर पर लेटा देती है और कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर बिस्तर के ऊपर लेट जाओ, तुम्हें उठकर घूमना फिरना नहीं चाहिए। जार ने मुझे बताया कि तुम थके हुए थे, उस दिन तुम वहाँ पर फाइट करके आए थे। जाउची फिर से यहाँ पर अपनी माँ को मदर कह देता है, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है सीनियर मो, क्योंकि इसकी माँ का नाम मो यूरो है, जैसे वो उसे सीनियर मो कह रहा है। वो उसे कहता है तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है, इसलिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी और अंकल की बॉडी के अंदर से जिस कोल्ड पॉइजन को रिमूव किया गया था उसके रिमूव करने के बाद भी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप जाए जाकर रेस्ट करें। अंदर से कहती है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। अब जबकि तुम्हारी हालत खराब है तो फिर मैं अपने बेटे की तरह तुम्हें ट्रीट करूंगी, तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखाई भी देते हो। साथ ही वो सूप में से चम्मच भरती है और उसको फूंक मारते हुए ठंडा करती है और जाउची से कहती है चलो जल्दी से आकर और इसको खा लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लोटस सूप बनाया है, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जब तुम्हारा छोटा भाई भी बीमार होता था मैं उसके लिए भी इसी तरह का सूप बनाती थी। जाउची मॉम से कहता है सीनियर मो आप रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और चम्मच को उसके मुंह में डाल देती है। उसे कहती है क्या ये अच्छा है, मुझे ये बताओ ये सूप कैसा बना है। तो जाउची साथ ही रोना शुरू कर देता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बना है। जाउची कहता है मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। जाउची की मॉम उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अगर तुम्हें ये सूप अच्छा लगा है तो आंटी को बता देना, तुम्हारी आंटी वो तुम्हारे लिए और ज्यादा सूप बना देंगी। तो जाउची की मदर उसे सूप पिलाने के बाद उसे कहती है चलो अब आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आऊंगी, तुम आराम करो। जाउची उसे कहता है सीनियर मो आपको भी जाकर रेस्ट करनी चाहिए, और जाउची वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है और लेटे लेटे कहता है आज पहली बार मैंने अपनी माँ के हाथ से खाना खाया और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। जाउची उठकर बैठ जाता है और कहता है चलो अब जल्दी से छोटे भाई के पास चलते हैं और जाकर उसे कहते हैं हमें बाजार से जाकर कुछ बॉडी कंडीशनिंग के लिए मेडिसिन और जड़ी बूटियां खरीद कर लानी होंगी, ताकि मैं अपने पेरेंट्स की बॉडी को दोबारा से जल्दी रिकवर कर सकूं। जाउची ड्रेसअप होने के बाद जल्दी से बाहर निकलता है और जुनजाओ के साथ बाहर चला जाता है। दोनों वहाँ से सीधे एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर जाउची बहुत सारा खाना मंगवाता है। जुनजाओ से कहता है ब्रदर युनजी तो बहुत ज्यादा महंगा लगता है। जाउची उसे कहता है टेंशन नहीं है, चलो जल्दी से बैठकर इस खा लो। तो दोनों वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो वहाँ बाजार से काफी सारा सामान खरीदते हैं। बाजार से सामान खरीदने के बाद वो लोग घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोनों गली में चलते हुए जा रहे होते हैं। जाउची कहता है अब जबकि मैंने सारी जड़ी बूटियां खरीद ली हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए मैं बॉडी कंडीशनिंग मेडिसिन बड़ी जल्दी बना लूंगा। जुनजाओ से कहता है ब्रदर युन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम तो मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो। जाउची से कहता है तुम मुझे अपना बिग ब्रदर कहते हो तो फिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स भी हैं। तो उसी वक्त जुनहाओ अपने गार्ड के साथ वहाँ पर आता है, उसका नाम मिंग होता है। वो अपने गार्ड मिंग से कहता है मिंग क्या तुमने देखा हमारा यंग पैट्रियार्क ये कितना ज्यादा बदल गया है। जुनजाओ उसे गली में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये यहाँ पर फिर से उसकी इंसल्ट करने के लिए आ गया है। चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें इस वक्त बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं जैसा भी हूँ या जो भी कर रहा हूँ। साथ ही जुनहाओ हमारे जाउची से कहता है तुम हमारे पैट्रियार्क के साथ हो, ये हमारा फ्यूचर का पैट्रियार्क बनने वाला है, तो मैं जान सकता हूँ कि तुम इसके क्या लगती हो, क्या तुम दोनों का आपस में कुछ चल रहा है। जुनजाओ फिर से आगे बढ़ता है और चिल्लाकर उसे कहता है जुनहाओ तुम इसके साथ बात करो, ये हमारा बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, ये मेरा बड़ा भाई है, इसके साथ इस तरह बात नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के ऊपर गंदे इल्जाम लगाने की। जुनहाओ आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में कचरे के कचरे ही रहे, ताकि तुमने कचरे को अपना बड़ा भाई बना लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्काई परफॉर्म ड्राम में है। मेरे गार्ड की तरफ देखो, मेरा गार्ड मिंग भी ये भी स्काई परफॉर्म ड्राम में है, तुम इसको भी अपना बड़ा भाई क्यों नहीं कहते, इसको भी अपना बड़ा भाई बना लो। जुनजाओ उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जबकि हमारा जाउची आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम जरा रुको, आज मैं तुम्हें एक नया सबक सिखाता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इस तरह के बेवकूफों से कैसे निपटा जाता है। हमारा जाउची बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। जाउची बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए उन दोनों के पीछे वाली साइड पर चला जाता है और उन दोनों के कंधों के ऊपर अपने बाजू रखता है। साथ ही वो अपने जुनजाओ से कहता है क्या तुमने सीखा मैंने कैसे किया। वो कहता है मैंने कब देखा, तुम्हारी स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। फिर साथ ही उसे कहता है हाँ मैंने सीख लिया। जुनहाओ का गार्ड हमारे जाउची से कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर हाथ रखने की। जाउची उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। किक के साथ ही वो उस गार्ड को उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है, जबकि दूसरे वाला जुनहाओ उसे पंच मारता है, लेकिन जाउची उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो अपने हाथ में उसके जो गिफ्ट होता है उसको ऊपर की तरफ उछालता है।
है। इसी के साथ ही वो उसको हाथ से पकड़ते हुए धोबी पिछाड़ की तरह सामने की तरफ उठाकर पटक देता है। जाओची उसे ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद उसे कहता है दोबारा कभी भी मेरे छोटे भाई के साथ बदतमीजी मत करना, वरना तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। साथ ही वो अपने गिफ्ट को ऊपर से गिरते हुए कैच करता है और जुनजाओ से कहता है छोटे भाई चलो अब घर चलते हैं। जुनजाओ भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जाओची जरा रुको, मुझे बताओ कि इस तरह की कोई और टेक्निक्स भी है, इस तरह के बेवकूफों से कैसे निपटा जा सकता है, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। जाओची उसे कहता है हाँ मुझे बहुत सारी इस तरह की स्पेशल टेक्निक्स आती है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जुनहाओ ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है जुनजाओ बस मेरा इंतजार करना, 2 महीने के बाद फैमिली कंपटीशन में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें उठने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है। जाओची की मॉम डैड के पास बैठी होती है और उसे कहती है मुझे इस बात से काफी खुशी हो रही है, हमारा बेटा जाओची के साथ है, वो काफी अच्छा लड़का है, वो उसे काफी अच्छे से ट्रीट करता है। कहती है हाँ ये बात तो वाकई में ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इस लड़के के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना, अगर ये वाकई में इतना अच्छा डॉक्टर है हमारी बॉडी के अंदर से 20 साल पुराना कोल्ड पॉइजन निकाल दिया जो कि कोई भी नहीं निकाल सकता था, फिर ये तो बहुत फेमस होना चाहिए था। फादर कहती है मैंने इससे पहले कभी भी ये लफ्ज नहीं सुना, मैंने जुनशी का नाम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना, अगर इसके पास इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा फेमस होना चाहिए। फादर कहती है मुझे उस लड़के ने बताया था, उस लड़के ने कहा कि वो एक बहुत ही रिमोट सी प्लेस से आया जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है और वहाँ की खबरें फैलती भी नहीं है। उसने कहा था कि वो एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन डॉक्टर का स्टूडेंट रह चुका है, इसी वजह से उसके पास इतने अच्छे मेडिकल स्किल्स हैं। फादर कहते हैं एक बार मैं बिस्तर से उठ जाऊँ, उसके बाद मैं उस लड़के से पर्सनली जाकर मिलूंगा और उसके बाद उसको थैंक यू भी बोलूंगा। जाओची दरवाजे पे नॉक करता है और उनसे कहता है यार मो क्या आप अंदर है, मैं आपके लिए कुछ बॉडी कंडीशनिंग मेडिसिन बनाकर लाया हूँ, मैं कुछ जड़ी बूटियां खरीद कर लाया था जिससे मैंने आपके लिए कुछ पिल्स बनाई है। फादर से कहती है अब तुम्हें उसे मिलने के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही यहाँ पर आ गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। वो दरवाजा खोलती है और जाओची अंदर आ जाता है। की मदद दरवाजा खोलती है और उसे कहती है लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि तुम मुझे आंटी मो कहा करो, की बात तुम्हें मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे आंटी कहा करो, चलो अब जल्दी से तुम अंदर आ जाओ। जी कहता है आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अब मैं अंदर आ जाता हूँ। फादर हमारे जाओची की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारे सेवियर हमारे बेनिफैक्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओची ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है मेरे फादर मुझे बेनिफैक्टर कैसे कह सकते हैं, तो इनका बेटा हूँ, लेकिन ये मुझे महसूस भी नहीं कर सकते, ये मुझे पहचान भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, ना ही मैं इनको बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिलहाल मैं इनको इस बारे में नहीं बता सकता कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं डार्कनेस में रहकर सारी सिचुएशन का जायजा लूंगा कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। जाओची अपने फादर से कहता है अंकल आपको मेरे बारे में ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको मुझे सेवियर कहना चाहिए ना ही बेनिफैक्टर कहना चाहिए, तो बस एक जूनियर हूँ जो कि आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वजह से तो मेरे पेरेंट्स मेरा नाम युंची रखा है आपके नाम के ऊपर, अगर आप नहीं होते तो फिर तो मेरा नाम भी नहीं होता। फादर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा नेक काम किया था जिसके बदले में अब तुम हमें यहाँ पर मिले हो, तुम तो एक बहुत ही अच्छे और नेक बच्चे हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 151 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची अपने डैड के साथ खड़ा बातें कर रहा होता है। डैड उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन साथ ही वो खांसना शुरू कर देते हैं। जाओची और मदर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। जाओची जल्दी से अपने डैड का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है डैड वाह हालांकि आपकी बॉडी के अंदर से पॉइजन तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इतने ज्यादा परेशान क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है। जाओची की मदर अपने हस्बैंड से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़के को बता देना चाहिए, ये हमारे बेटे की तरह है, ये फैमिली का भी एक हिस्सा है, इसे पता होना चाहिए, सकता है कि इसको बताने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तो फादर हमारे जाओची को बताना स्टार्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं यहाँ पर आने के बाद हमारे बेटे युनजाओ के बारे में ये सुना होगा कि युनजाओ स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट से आया है, और हाँ ये बात वाकई में सच है कि हम लोग युनजाओ को स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट से लेकर आए थे। यहीं पर ये अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं आज से 20 साल पहले मैं और तुम्हारी आंटी हम दोनों स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में हिमालय स्वर्ड रीजन में गए थे। हमें पता चला था कि हमारे फादर को वहाँ पर कैद करके रखा गया है, इसी वजह से हम उनको वहाँ पर से छुड़ाने के लिए गए थे। मैं और तुम्हारी आंटी दोनों हिमालय स्वर्ड रीजन में पहुंच गए। वहाँ पर पहुंचने के बाद जब हमें पता चला कि यहाँ पर तो ग्रैंडपा है ही नहीं है, तो सिर्फ एक ट्रैप था हम दोनों को वहाँ पर बसाने के लिए। वहाँ पर पहले से बहुत सारे कल्टिवेटर्स मौजूद थे, वो सारे के सारे कल्टिवेटर्स 4 सेक्रेट लैंड से थे। इसी वजह से हमारा सामना वहाँ पर ना सिर्फ स्वर्ड विला के साथ हुआ, बल्कि वहाँ पर जो कुछ और भी मोनार्च लेवल के मास्टर थे वो सभी लोग क्लेम कर रहे थे कि वो सभी लोग 4 सेक्रेट होली लैंड से हैं। सभी लोगों ने हमारे पर अटैक किया और हमें वहाँ पर ट्रैप करके पकड़ने की कोशिश की। उनका मकसद हमें वहाँ पर बंदी बनाकर रखना था कि वो हमारे नए एम्परर से मिरर ऑफ सैमसरा को हासिल कर सके। फाइट के बाद हमें अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। हम तो बस वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। बस वापसी पर हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया, हम उस घर के अंदर चले गए। हमने उसी घर के अंदर जाकर बना ली, हम वहीं पर रेस्ट कर रहे थे। इन फाइट के दौरान हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा कोल्ड पॉइजन चला गया, जिसकी वजह से हम दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पर उसी घर के अंदर ही हमारा सामना एक और बंदे के साथ हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो बाद में मेरा स्वयं ब्रदर बन गया। उसका नाम जाओ जिंग था। अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल वो याद है जब वो मेरा भाई बना था। के बाद जाओ जिंग हमें अपने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ले गया। हम लोग काफी अर्से तक वहीं पर छुपे रहे, उसने हमें काफी अच्छी प्रोटेक्शन दी। अब रहते हुए हम दोनों का बेटा हुआ, लेकिन 4 होली सेक्रेट लैंड वालों को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में छुपे हुए हैं। इसी वजह से कि वो मेरी पावर्स को हासिल करना चाहते थे, वो हम सभी को मार सकते थे, फिर जाओ फैमिली के लोगों को भी मार सकते थे। मैंने अपनी वाइफ के साथ मशवरा किया और हम लोग वहाँ से वापस जाने का फैसला किया। हम लोग अपने इल्यूजनरी डीमन राम में वापस जाने वाले थे। वापस जाने के रास्ते पर भी वो लोग हमारे पीछे थे। इसी वजह से जाओ जिंग ने अपने बेटे को हमारे बेटे के साथ एक्सचेंज कर दिया। उसने कहा अगर हम लोग यहाँ पर मारे जाते हैं तो कम से कम डीमन किंग फैमिली का एक बच्चा तो जिंदा रहेगा। ये उसका हमारे पर एक बहुत बड़ा एहसान था। अब हमारा बेटा वहाँ पर जिंदा होगा या नहीं, लेकिन उसने हमारे बेटे को हमसे एक्सचेंज कर लिया था। हम लोग जाओ जिंग के बेटे को यहाँ पर पाल रहे हैं। जुनजाओ हमारा बेटा नहीं है, जाओ फैमिली का यंग मास्टर है। स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट से वापस आने के बाद मेरी आधी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी थी। मेरे पास बहुत ही कम कल्टीवेशन बची थी और ऊपर से मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन भी था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। फादर के पास जो रॉयल फैमिली की सील थी वो तो फादर के साथ ही गुम हो गई। इसी वजह से ऊपर जो डीमन एम्परर
पर क्लैन के लोग थे वो सभी लोग हमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। हमारा जुन क्लैन डिक्लाइन में चला गया, हमारे जुन क्लैन की वैल्यू कम होती गई। मदर भी रोना शुरू कर देती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इस वक्त स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में क्या कर रहा होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं, क्या वो अच्छे से खा पी रहा होगा या नहीं, क्या वो हमें याद भी कर रहा होगा या नहीं, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके मदर और फादर दूसरी दुनिया में उसका इंतजार कर रहे हैं। साउची अपनी मदर की बात सुनने के बाद कहता है फादर मदर प्लीज मुझे माफ करना, मैं अभी भी आपको अपने बारे में नहीं बता सकता, अभी सही वक्त नहीं आया। साउची उन दोनों से कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मैं भी जाकर रेस्ट करने वाला हूँ, तुम लोग भी आराम से सो जाओ। साउची रात के वक्त अपनी मदर और फादर के रूम से बाहर निकलता है। वापस आते वक्त उसके मदर और फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साउची के वापस जाते हुए मौली से कहती है तुम अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बता क्यों नहीं देते कि तुम ही उनके गुम हुए बेटे हो जिसे वो दूसरी दुनिया में छोड़कर आ गए थे, इससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। साउची से कहता है नहीं मैं फिलहाल उनको इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि अभी वक्त सही नहीं है। मौली से कहती है एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पता नहीं तुम्हारा सही वक्त कब आएगा, फिर अब इस वक्त में क्या खराबी है, तुम अपने पेरेंट्स को बता क्यों नहीं रहे। साउची से कहता है मुझे यहाँ पर इल्यूजन डीमन राम में लेकर आई है तो मुझे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने अभी उनको बता दिया कि मैं उनका बेटा हूँ तो फिर से उनके पीछे चेस स्टार्ट हो जाएगा, सभी लोग उनका पीछा करेंगे कि एक और पावरफुल कल्टीवेटर उनकी फैमिली में शामिल हो गया है। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पेरेंट्स ये रॉयल फैमिली के बहुत ज्यादा वफादार रहे हैं, हालांकि अभी तक भी ये रॉयल फैमिली के बहुत ज्यादा वफादार हैं, लेकिन रॉयल फैमिली वालों ने इनको क्या दिया, रॉयल फैमिली ने इनको अकेला छोड़ दिया और इनके ऊपर शक किया। डीमन रॉयल फैमिली वालों ने इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ड्रीमन रॉयल फैमिली वालों को इस सब की कीमत चुकाना पड़ेगी और ये वाली कीमत सिर्फ 10 गुना नहीं बल्कि मिलियंस टाइम होने वाली है। मौली साउची से कहती है काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह के पेरेंट्स होते। साउची से कहता है मौली तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं है जितने मेरे हैं। साउची से कहती है नहीं मेरे पेरेंट्स तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने शपथ ली हुई है कि मैं उस बंदे को मार डालूंगी जिसे मैं अपना फादर कहती हूँ। साउची मौली से कहता है क्या तुम अपने फादर से इतनी ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन इतनी ज्यादा नफरत करने की वजह क्या है, वो तुम्हारे फादर है। मौली से कहती है क्या तुमने कभी ट्रू इवल को देखा है, तुमने नहीं देखा होगा, तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी डेविल को नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे फादर तो एक है ही डेविल, एक रियल के डेविल है, डेविल भी उनके सामने शर्मा जाए। साउची मौली से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चाहे जिससे बदला लेना चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे मिस्टीरियस राम तक पहुंच लेने दो, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ लेने दो। इसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है क्या वाकई में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्लीज साउची से कहती है तुम मेरे फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरे डैड डिवाइन राम के बहुत सारे गार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस दिन तुम मेरे फादर को देख लोगे उसी दिन तुम्हें इस बात की समझ आएगी कि ट्रू रूलर का मतलब क्या होता है। लेकिन तुम्हारा मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुड नाइट, जाओ जाकर सो जाओ। तो साउची अपने रूम में वापस आ जाता है। साउची कहता है हालांकि मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त काफी ज्यादा है कि मैं एक एम्पर परफॉर्म राम के एक्सपर्ट को आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा सामना किसी टायरेंट लेवल के मास्टर के साथ होता है तो फिर मैं भागने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। साउची जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है भागने से मुझे याद आया मेरे पास एक एंशिएंट बुक है जिसके अंदर एक टेक्निक लिखी हुई है, मुझे लगता है कि अगर मुझे भागने की तैयारी करनी है तो भागने के लिए मुझे इस टेक्निक को मास्टर करना चाहिए। ये वाली स्पेशल टेक्निक ये मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। मिंग हाई ने अपनी फैमिली की ये वाली स्पेशल टेक्निक जिसका नाम लाइटनिंग मिराज शैडो टेक्निक है, ये वाली टेक्निक मुझे दे दी थी क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था। साउची लाइटनिंग मिराज शैडो टेक्निक को निकालता और कहता है इसको पहले नहीं सीख पाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसी वजह से मैंने इसे अपने हिमालय परफॉर्म बेस के अंदर रख लिया था, लेकिन अब जबकि मेरे पास काफी सारा टाइम है और मुझे इसकी जरूरत भी है तो मुझे लगता है कि मुझे इसे सीख लेना चाहिए, ये आगे जाकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग एबिलिटी है। साउची वहीं पर बैठे बैठे अपनी फ्रोजन डोमेन को एक्टिवेट करता है ताकि बाहर से कोई भी उसको देख न सके, ना ही कोई सुन सके कि अंदर साउची क्या कर रहा है। साउची उस बुक को ओपन करता है। साउची कहता है इस बुक के अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये तो एक फैमिली की इनहेरिटेंस स्किल है। मिंग हाई ने अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस वाली स्किल्स को मुझे दे दिया है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है क्योंकि कोई भी अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस वाले स्किल्स किसी को दूसरे को ऐसे नहीं देता। साउची वहीं पर खड़े खड़े उस टेक्निक को मास्टर करता है। तो अगले दिन सुबह जब साउची उठता है साउची कहता है हालांकि मैं एक रात में लाइटनिंग शैडो मिराज टेक्निक की सिर्फ फर्स्ट लेयर को ही अनलॉक कर पाया हूँ। साउची कहता है ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस टेक्निक को अगर मैंने मास्टर कर लिया तो मेरे सामने अगर मुझसे एक लेवल हायर का मास्टर भी खड़ा होगा तो वो भी मेरी सांस को भी पहचान नहीं पाएगा क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये वाली टेक्निक स्पेशली चोरों के लिए है, इस तरह के मैजिकल स्किल और स्पीड के साथ चोर बड़ी आसानी के साथ चोरी करके घर से निकल सकते हैं, लेकिन मैं इस टेक्निक को अपनी जान बचाने के लिए यूज करूंगा। तो हमारा साउची घर से बाहर निकलता और कहता है चलो हांग जल्दी से बाहर आ जाओ, मॉर्निंग की ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है। जबकि हांग अभी सो रही होती है। हांग उसे कहती है नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं भी और ज्यादा सोना चाहती हूँ। साउची उसे कहता है चलो जल्दी से एक तलवार में टर्न हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा कि जल्दी से एक तलवार में टर्न हो जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। जबकि हांग वहीं पर दीवार के साथ लटक जाती है और कहती है नहीं नहीं मुझे एक तलवार में चेंज नहीं होना, मुझे अभी ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है। साउची उसे कहता है नहीं मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है और साउची उसे फोर्सफुली तलवार में चेंज कर देता है और अपने हाथ में पकड़कर फिर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। जबकि लिटिल हांग उसके ऊपर चला रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अभी सोना है। साउची वहाँ पर काफी देर तक अपनी नई तलवार के साथ ट्रेनिंग करता है। यहीं से हमारा सीन काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन 2 महीने के बाद का दिखाया जाता है। तुम्हारे साउची को यहाँ पर डीमन ल्यूशनरी ड्राम में आए हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। साउची उसी अपने घर की छत के ऊपर बैठा होता कल्टीवेट कर रहा होता है। साउची कहता है हालांकि मेरी कल्टीवेशन पहले बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पिछले 2 महीने मैंने इसको काफी अच्छे से स्टेबलाइज किया है, यानी कि अब मैं ट्रूली स्काई परफॉर्म ड्राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। कहता है क्योंकि मैं स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर हूँ, बस थोड़ी सी और कल्टीवेशन की जरूरत है और उसके बाद मैं भी एम्पर परफॉर्म ड्राम में चला जाऊंगा। साउची कहता है आज कंपटीशन का दिन है क्योंकि 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो चलो सबसे पहले जाकर मदर से मिलते हैं। साउची जल्दी से जंप करते हुए अपनी मदर के रूम की तरफ जाता है। वो दरवाजे के ऊपर जाकर नॉक करता है और कहता है अंकल आंटी क्या आप दोनों अंदर हैं? तब से दरवाजा नहीं खुलता तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है तो उसके अंकल और आंटी दोनों ही अच्छे से तैयार होकर नई नई ड्रेस पहनकर खड़े होते हैं। आंटी उसे कहती है तुम मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होगे कि हम दोनों इतना तक तैयार क्यों हो रहे हैं। असल में हम लोग इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पिछले कई महीनों से हम लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जबकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो चलो हम लोग भी वहीं पर चलते हैं। जबकि हमारा साउची अपने पेरेंट्स को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। साउची कहता है इस दुनिया में मुझे और कुछ भी नहीं देखना, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सेफ और हेल्थी हैं। वो दोनों आपस में कितने ज्यादा खुश भी हैं। साउची अपने पेरेंट्स को वहाँ
और खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि वो पेरेंट्स में से कहते हैं चलो अब चलते हैं। तो जाओची पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। निकलने के बाद वो उनसे कहता है लिटिल जून कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेंड्स उसे कहते हैं वो पहले से कंपटीशन एरिना में चला गया है क्योंकि उसकी तो फाइट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 152 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कंपटीशन की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।